कोमल ने फिर बात बनाई, मैं तो तुम्हें सिर्फ दोस्ताना मशवरा दे रही हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। निगत अपनी बात पर दलील देते हुए बोली, तुम इजाज जैसे लड़के का साथ पाकर खुश थी, तो क्या मैं हंजला को छोड़ दूं? तुम बेवकूफ हो, देखती नहीं उस जैसी शख्सियत खुदा ताला की जात सोच समझ कर बनाती है। अरे वो तो जब बैठते हुए चलते हुए इतना खूबसूरत लगता है, तो ऐसे इंसान की बातें, अदाएं, मुस्कुराना और जज्बात कितने खूबसूरत होंगे। मेरा तो जितना वक्त उसके साथ गुजर रहा है वो मेरी तमाम जिंदगी पर हावी है। मैं चाहती हूँ आजकल का वक्त जितना तवील हो सके कम है, और जब ये वक्त खत्म हो जाएगा तो मैं इस वक्त की यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। कोमल उसकी दलीलों के सामने हथियार डालते हुए बोली, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने तो तुम्हें हकीकत बता दी, अब तुम जो चाहे करो, अब काफी देर हो गई है, चलो आप क्लास की तरफ चलते हैं। ये कहकर वो वहां से उठ गई। इसके साथ निगत भी उठी और क्लास की तरफ चलने लगी। जब वो क्लास में पहुंची तो क्लास खत्म हो चुकी थी। तमाम लड़के और लड़कियां क्लास से बाहर आ रहे थे। निगत की जूं ही नजर हंजला पर पड़ी तो वो एक अदाए नाज से मुस्कुरा कर रह गई। हंजला भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। कोमल जरा फासले पर खड़े दोनों को देख रही थी। उसके चेहरे पर कर्ब था। वो खुद को एक धत्कारा हुआ समझकर बहुत ज्यादा अफसुर्दा थी। हंजला जूं ही निगत के करीब आया, उसने उसको हेलो कहा। जवाब में उसमें भी उसने हेलो कहा। फिर वो नीचे सीढ़ियों के करीब लान में एक बेंच पर बैठ गया। रस्मी सलाम के बाद निगत ने वही पुराना शिकवा किया कि वो उसको वक्त नहीं देता, जबकि वो इससे बातें करने को तरसती रहती है। हंजला इसकी बात पर चुप रहा। ये उसकी आदत थी कि जब किसी बात का जवाब गोलमोल करना हो तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता है। निगत ने फिर कहा, एक तो आपका मुस्कुराना इंसान के हर शिकवे को दूर कर देता है। क्या वजह है कि आप वक्त नहीं देते? यूं काफी दिनों के बाद मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने तो सुना है कि आप इजाज का उसकी सियासत में साथ नहीं देते, कभी मीटिंग अटेंड नहीं करते, तो फिर कौन सी मजबूरी है? हंजला उसके बार बार सवाल करने पर जवाब देते हुए बोला, निगत, मुझे अपनी गेम से बहुत प्यार है। मैं सुबह शाम उसकी तैयारी करता रहता हूँ, इसीलिए वक्त पर खाना, वक्त पर आराम और सुकून की जरूरत होती है। गेम से 4 घंटे पहले खाना खाना जरूरी होता है, फिर आराम करना भी लाजमी है। इस तरह सुबह शाम एक स्केड्यूल के मुताबिक रहना पड़ता है। तुमसे मिलने को मेरा बहुत दिल करता है, मगर तुमसे मुलाकात के बाद मेरे अंदर एक हिजान सा पैदा हो जाता है। मैं उस दिन अपनी वर्जिश भी सही तरीके से नहीं कर पाता, फिर अगले दिन तक डिस्टर्ब रहता हूँ। इस वजह से मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद मिलता हूँ। अब तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैंने तुम्हें सच सच बता दिया है। निगत, जो उसकी बात काफी गौर से सुन रही थी, बोली, आप जो भी कहें, मुझे काफी वक्त दिया करें, मुझसे अब आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और हाँ, आपने मेरे साथ आज चलना है। मैं किसी किस्म का बहाना और दलील नहीं सुनूंगी और हर सूरत में आपको साथ लेकर जाऊंगी। वो इसकी बातें सुनता हुआ इसके सरापे को बड़े गौर से देखता रहा। आज निगत बहुत बन सवर कर आई थी, जैसे किसी खास तकरीब में शिरकत के लिए आई हो। उसका लगाया हुआ परफ्यूम हंजला को बहुत भला लग रहा था। निगत ने निस्फ बाजू कमीज पहनी हुई थी और बाजुओं को ब्लीच किया हुआ था। उसके चेहरे पर एक तरफ बालों की लिट लटक रही थी। उसकी बातें सुनकर हंजला ने उसके साथ जाने की हामी भर ली और कुछ ही देर बाद निगत की गाड़ी उनको लेकर माल रोड की तरफ बढ़ रही थी। जहां पर पहुंचकर उन्होंने सिनेमा पार्किंग एरिया में गाड़ी को पार्क किया और मजीना रेस्टोरेंट के बेसमेंट में उतर गया। वहां पर एक खाली कैबिन मौजूद था, इसीलिए वो किसी खाली कैबिन का इंतजार किए बगैर अंदर चले गए। निगत उस पर फिदा हुए जा रही थी और वो आज उसके ज्यादा करीब होकर बैठ गई। निगत ने उसका हाथ थामकर कहा, क्या आपको मालूम है कि मैं आज आपको यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? पहले एक सरप्राइज दूंगी, फिर एक जरूरी बात भी करनी है। हंजला उसके चेहरे को सवालिया अंदाज में गौर से देखते हुए बोला, बहुत अच्छी बात है। क्या कोई ऐसी बात और सरप्राइज है जो तुम कॉलेज में नहीं दे सकती थी? निगत ने कहा, हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। अच्छा, तुम अंदाजा लगाओ क्या बात हो सकती है। अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हारे हवाले, और अगर ना बता सके तो तुम मेरे हवाले। क्या ये शर्त मंजूर है? वो इसके
बेबाकाना अंदाज को वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था। बात उसकी समझ में किसी हद तक आई और किसी हद तक ना आई, लेकिन समझाने के अंदाज में कहने लगा, मुझे मंजूर है, मगर तुम बात बताओ, मुझे सरप्राइज और दोनों बातों के मुतालिक तजस्सुस हो रहा है। निगत बोली, अभी आप यहीं बैठे, मैं आती हूँ। ये कहकर वो चली गई। हंजला का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो आई तो उसके हाथ में एक काफी बड़ी पैकिंग का डब्बा था। निगत ने उसको टेबल पर रखते हुए कहा, अब बताएं क्या सरप्राइज है और बात क्या है। अगर ना बता सके तो हवाले करने वाली शर्त मानना पड़ेगी। वो इस डब्बे को गौर से देखता रहा, फिर शशो पंज में होठों पर तबस्सुम लिए कभी पैकिंग और फिर कभी निगत के चेहरे को देखता। फिर उसने कहा, मैं मानता हूँ मैं नहीं समझ सका कि क्या सरप्राइज है और क्या बात है। निगत उसकी बात पर चहक कर बोली, जनाब, हार मानने का मतलब सिर्फ हार मानना नहीं बल्कि खुद को मेरे हवाले करना भी एक शर्त थी। हंजला ने कहा, देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्या तुम्हारे हवाले नहीं हूँ, या मैं इस वक्त होटल के मैनेजर या कॉलेज के प्रोफेसर के हवाले हूँ। इतने में हल्की सी दस्तक हुई। वेटर मेन्यू लाया। निगत ने उसको ऑर्डर दिया और वो चला गया। निगत सजे हुए डब्बे की पैकिंग खोलने लगी और शरारती नजरों से हंजला को देखे जा रही थी। जब उसने डब्बा खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत केक था और उस पर तहरीर पढ़कर हंजला हैरान हो गया। उस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू माई लव, और साथ ही एक खूबसूरत कार्ड भी था। हंजला को हरगिज याद न था कि उस दिन उसकी 21वीं सालगिरह है। वो कुछ देर तक तो हैरानों से शशदर कभी केक और कभी निगत को देखता, फिर जरा संभल कर बोला, आपको किसने बताया कि आज मेरी सालगिरह है? ये तो मुझे भी याद ना था और ना ही कभी मैंने अपनी सालगिरह मनाई है। निगत अदाई नाज से बोली, ये तो मुझे बहुत अरसा पहले मालूम था। यहाँ से कॉलेज के रिकॉर्ड से आपकी मैट्रिक की सनद की फोटोकॉपी निकलवा कर उससे तारीख पैदाइश भी देख ली थी, और कई दिनों से इंतजार के बाद आज ये दिन आया कि मैं आपको सरप्राइज और गिफ्ट पेश करूं। और मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि मैं आपको सरप्राइज और एक मुबारकबाद देने के लिए इतने खूबसूरत माहौल में तन्हा मौजूद हूँ। वो उठी और माजरत करते हुए बाहर गई। वापसी पर उसके हाथ में एक बहुत बड़ा शॉपर था। उसने इसमें से फूलों का बना हुआ एक खूबसूरत गुलदस्ता निकाला। निगत को मालूम था कि हंजला चमेली के फूलों को बहुत पसंद करता है, इसीलिए उसने खास इन्हीं का स्पेशल गुलदस्ता बनवाया। हंजला उसका ये रवैया देखकर बहुत खुश हुआ। उसे बहुत अच्छा लगा कि निगत उसका इस कदर ख्याल रखती है। चमेली के फूलों की खुशबू और इस जैसी निगत के परफ्यूम ने कैबिन के माहौल को बहुत रोमांटिक बना दिया था। हंजला ने गुलदस्ता वसूल करके निगत का शुक्रिया अदा किया। वो कुछ लम्हे सोचने के बाद बोला, निगत, तुम बहुत प्यारी हो और प्यार करने वाली हो। तुम्हारा इस तरह ख्याल रखना, मुझे मिलने के लिए बेचैन रहना और फिर मेरी खुशियों के लिए इस तरह का सरप्राइज देना, ये सब मुझे बहुत प्यारा लगा। तुम वाकई ही बहुत प्यारी और अनोखी हो। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तुमसे दूर रहकर कैसे खुश था। अगर मैं जिंदगी का तज्जिया करूं तो आजकल के दिनों से मेरा माजी बहुत कम खूबसूरत था। आजकल तुम्हारे साथ सारी दुनिया खूबसूरत सी लगने लगी है। तुम्हारा ये प्यार का अंदाज मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। वो फिरते जज्बात में निगत की तारीफें किए जा रहा था और निगत मुस्कुराते हुए अदाए नाज से देख रही थी। उसके चुप होते ही निगत बोली, आपका यूं जज्बाती होना मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच पूछो तो आपके इसी प्यार के लिए मैंने मुश्किल से ये मौका बनाया। क्या सिर्फ बातों में वक्त गुजारेंगे या फिर केक भी काटेंगे? हंजला ने मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाया। निगत ने हल्की सी ताली बुझाते हुए मुतरन्नम आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे टू स्वीट हंजला। निगत और हंजला ने छुरी को पकड़कर केक काटा और फिर निगत ने केक का एक टुकड़ा उठाकर उसके मुंह में दिया। इसी तरह केक खाते हुए बातें करने लगे। निगत अपना पर्स खोलने लगी तो हंजला ने पूछा वो क्या निकालना चाहती है, मगर वो चुप रही। फिर उसने पर्स की साइड पॉकेट से एक खूबसूरत की रिंग निकाली और उसको देते हुए कहा, आपकी सालगिरह पर मेरी तरफ से आपके लिए ये तोहफा है। हंजला ने हैरानगी से पूछा, ये किस चीज की चाबी है? निगत ने जवाब दिया, आप अक्सर मोटरसाइकिल चलाते हैं। जब भी आपको गाड़ी की जरूरत पेश आती है तो आप इजाजत से लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मोटरसाइकिल चलाते हुए आपके बालों में मिट्टी उलझ जाती है, फिर गर्द और धुआं आपकी आंखों में पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता,
इसीलिए मेरी तरफ से सुजुकी कार का तोहफा कबूल करो। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि कोई ऐसा तोहफा दूं जो आपकी जरूरत हो और हर वक्त मेरी याद दिलाए, सो इसलिए ये तोहफा दिया। हंजला एक लम्हे के लिए सोच में डूब गया। हंजला एक लम्हे के लिए गहरी सोच में डूब गया। निगत उसके चेहरे पर टिकटकी बांधे देखती रही। फिर उसने निगत की आंखों में झांकते हुए कहना शुरू किया, निगत, तुम इतना कीमती तोहफा मुझे ना दो। मैं इसको कबूल करके डिप्रेशन का शिकार रहूंगा। मैं खुद को सुकून में महसूस नहीं करूंगा। तुम इस चाबी को रखो, मुझे कोई लॉकेट या कोई और चीज दे देना। मुझे तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती अजीज है। मुझ पर इतना बोझ ना डालो। तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो बस यूं ही मीठी मीठी बातें और जज्बात देती रहो। तुम्हारी तरफ से मेरे लिए यही तोहफा बेहद कीमती होगा और यहाँ इस तोहफे को पाकर बहुत खुश होऊंगा। ये तोहफा सिर्फ सालगिरह पर नहीं बल्कि अक्सर वसूल करता रहूंगा और ये कहकर भी वसूल करता रहूंगा और कभी इसका वक्फा आया तो मांग भी लिया करूंगा। लेकिन तुम ये चाबी ले लो, मुझे हरगिज इसकी जरूरत नहीं। मैं मोटरसाइकिल पर खुशी से सफर करता हूँ और मोटरसाइकिल के तो फायदे ही बड़े हैं। अगर इशारे पर लंबी लाइन के पीछे खड़ा हो जाना पड़ जाए तो गाड़ी में पीछे पीछे खड़ा होना पड़ता है, जबकि मोटरसाइकिल पर बंदा गाड़ियों के दरमियान से आगे निकल जाता है। और गाड़ियों के दरमियान रास्ता ना मिले तो मैं मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे दाएं हाथ से मोटरसाइकिल को सीट से पकड़कर फुटपाथ तक चढ़ा लेता हूँ और आगे जाकर सड़क पर उतरकर तमाम गाड़ियों से आगे जाकर खड़ा हो जाता हूँ। तो मुझे तंग ना करो, मैं मोटरसाइकिल पर ही खुश हूँ। वो बातें करता जा रहा था और निगत उसके चेहरे को देखे जा रही थी। उसके देखने के अंदाज में इतनी अपनायत थी कि हंजला को उसकी नजरें अपने जिस्म से गुजरकर दिल तक पहुंचती महसूस हो रही थी। जब वो चुप हुआ तो दोनों चंद लम्हे के लिए एक दूसरे को तकते रहे। निगत दायां हाथ उठाकर उसके बालों में लाई, फिर वो बालों को हाथ से कंघी करते हुए सुलझाने लगी। वो शिद्दत से इसके हाथ का लम्स महसूस कर रहा था। फिर सकूत तोड़ते हुए बोला, निगत, तुमने खुदा ताला ने। निगत उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अगर आप मेरा तोहफा कबूल नहीं करेंगे तो मुझे अफसोस रहेगा। मैं कितनी चाहत से आपके लिए लाई हूँ और आप बड़ी खूबसूरती से मुझे इनकार कर रहे हैं। मैं किसी सूरत में आपका इनकार नहीं सुनूंगी। आपको हर हाल में इसको कबूल करना पड़ेगा और अब मैं मजीद कुछ बात तब करूंगी जब आप इस तोहफा को कबूल करेंगे। वो सोच में मुब्तला हो गया। उसका ज़हन हरगिज कबूल करने को तैयार ना था। पता नहीं क्यों उसे चाबी कबूल करने का सोचकर एक उलझन सी महसूस हो रही थी। वो तज्जिया नहीं कर पा रहा था कि उसे इतनी उलझन क्यों महसूस हो रही है। वो इन सोचों में गुम था कि बाहर से आवाजों की भिनभिनाहट उनके कानों में पड़ी। इसके जहन में ये बात आई कि पहले तो कभी इस होटल में इस किस्म की आवाजें नहीं आई। इसने निगत के चेहरे की तरफ देखा तो वो भी पुरतजस्सुस चेहरे से उन आवाजों को सुन रही थी। वो चंद लम्हों तक यूं ही गुमसुम बैठे रहे। आवाजें बतरतीज बढ़ती जा रही थी। फिर आवाजें जरा बुलंद होने लगी तो एक शख्स दूसरे को गाली देते हुए कह रहा था, तुमने यहाँ कंजर खाना शुरू किया हुआ है। कहते हो हम सीधा साधा होटल चला रहे हैं। फिर उसकी आवाज आई, चलो इन कैबिनों की तलाशी लो, यहीं से सब कुछ मिलेगा। हंजला ने केबिन से सब बाहर निकाल कर देखा तो होटल के हाल से दो पुलिस वाले कैबिनों की तरफ बढ़ रहे थे। एक मोटी चोंच वाला सिपाही उसकी तरफ लपका, हंजला की गिरबान पर हाथ डालते हुए बड़ी सी गाली दी। फौरी तौर पर उसकी समझ में ना आया कि क्या मामला है, मगर अगले ही लम्हे समझ गया कि पुलिस का छापा पड़ गया है और अब सूरत हाल काफी संगीन हो गई है। तमाम कैबिनों से पुलिस वालों ने जोड़ों को कॉलरों से पकड़कर हाल ले आए। लड़कियों ने रोना शुरू कर दिया। होटल वाला मैनेजर मिन्नतें करते हुए एक सफेद पोश के आगे हाथ जोड़ते हुए कह रहा था, मजिस्ट्रेट साहब, आप बाइख्तियार हैं, मेहरबानी करें, एक दफा गलती माफ कर दें, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कसम खाता हूँ। ये सुनकर उस मजिस्ट्रेट ने एक जोरदार थप्पड़ होटल मैनेजर के चेहरे पर रसीद किया और कहा, बगैरत, अपने करतूत देखे हैं, आज पकड़ा गया है तो माफी और चास मांगता है। मजिस्ट्रेट के साथ मौजूद इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर केबिन से बरामद होने वाले एक नौजवान लड़के को ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो लड़का चुपचाप खड़ा रहा। लड़कियां, जिनमें होटल की मोटी सी वेट्रेस भी शामिल थी, अपने अपने अंदाज से रोने लगी। लड़कों को जैसे सांप सूंघ गया हो। निगत के चेहरे पर आंसू रवां थे। वो चुप कभी हंजला के चेहरे और कभी होटल के माहौल को देखे जा रही थी।
इतने में इंस्पेक्टर आगे बढ़ा, निगत को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोला, बता उल्लू की पट्टी, क्या नाम है तेरा और तेरे बगैरत बाप का, जिसकी इज्जत यूं होठों में नीलाम कर रही है। उसके हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि निगत गिराह कर रह गई। हंजला को उस पर बहुत गुस्सा आया मगर चुप रहा। इसको फिक्र थी कि इस वक्त वो यहाँ से किस तरह निकले। अगर थाने चले गए तो जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सिर्फ वो क्या, हर पकड़े जाने वाले के जहन में यही ख्याल गर्दिश कर रहा था। हंजला इंस्पेक्टर की तरफ कहर आलूद नजरों से देख रहा था मगर बेबस था। जब इंस्पेक्टर की नजर उस पर पड़ी तो हंजला के अंदाज से गुस्से में आ गया और निगत को छोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। इंस्पेक्टर ने एक गंदी गाली देते हुए हंजला के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा, मुझे घूरता है। मगर हंजला चुप रहा क्योंकि वो मौका की नजाकत से बहुत परेशान था और अपने जहन में यहाँ होटल के अंदर थोड़ी बेइज्जती को सरेआम खबरों में बेइज्जती पर तरजीह दे चुका था। इतने में होटल का मैनेजर आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर के हाथ जोड़ते हुए एक दफा काउंटर तक जाने की इजाजत मांगी। इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों को उसको साथ काउंटर तक जाने को कहा और टेलीफोन इस्तेमाल करने से मना किया। जब मैनेजर वापस आया तो उसके हाथ में एक पैकेट था। वो इंस्पेक्टर को देते हुए मिन्नत करने लगा कि इसमें 1 लाख है, आप ये रखें, और लड़के लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मजीद इनसे कुछ ले लें और हमारी जान की खलासी करें। इनसे मुराद होटल में मौजूद लड़के लड़कियां थीं। इंस्पेक्टर ने जरा मुड़कर मजिस्ट्रेट की तरफ देखा और कहा, चौधरी साहब क्या ख्याल है, इनको एक दफा छोड़ ना दिया जाए, थाने जाकर इखबारी नुमाइंदों को बुला लेंगे। मजिस्ट्रेट ने कुछ जवाब ना दिया बल्कि आंखों से इशारा किया। फिर इंस्पेक्टर लड़के लड़कियों की तरफ मुड़ा और कहने लगा, अगर तुम लोगों को थाने ले जाकर तुम्हारी इखबारों में तस्वीरें दी जाएं तो कल तुम तमाम शहर बल्कि तमाम मुल्क और खासकर तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर थू थू कर रहे होंगे। तुम क्या, तुम्हारे घर वाले भी मुंह छुपाते फिर रहे होंगे। फिर क्या ख्याल है? एक नौजवान लड़की हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा करने लगी, खुदा के लिए हमें छोड़ दें, हमारे जेवर और हमारे पास जो मौजूद रकम है वो आप ले जाएं और हमें जाने दें। उसका जवाब सुनते ही इंस्पेक्टर ने गरजदार आवाज में कहा, तुम लोगों को चांस नहीं मिलेगा। उसने एक कांस्टेबल को इशारा करते हुए कहा, तुम इनकी तलाशी लो, इनके पास कोई नशा आवर चीज तो नहीं। ये सुनकर 2 कांस्टेबल आगे बढ़े और उन्होंने तमाम जवानों की तलाशी लेना शुरू कर दी और उनके पर्स वगैरह एक मेज पर रख दिए गए। फिर उन्होंने लड़कियों की तलाशी ली। तलाशी ऐसी थी कि वहां पर मौजूद लड़के और लड़कियां शर्मिंदगी और बेबसी से एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि पुलिस वाले ने लड़कियों को हर जगह टटोल कर चेक किया। वो लड़की जिसने जेवर उतारने की बात की थी, उसने अपने बिंदे, हार और चूड़ियां उतारकर मेज पर रख दिए और दूसरी लड़कियों को भी ऐसा करने को कहा, तो उन्होंने भी अपने थोड़े बहुत जेवर मेज पर रख दिए, जो मिल मिलाकर काफी मालियत के हो गए थे। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, आपको एक शर्त पर छोड़ सकते हैं, आप लोग एक अच्छी खासी रकम का फौरन बंदोबस्त करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने में देर नहीं करेंगे। निगत के साथ खड़ी हुई लड़की ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं 10 मिनट के अंदर आपके लिए रकम का बंदोबस्त कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ एक फोन करने दे। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें फोन करने की इजाजत है मगर कोई चालाकी ना दिखाना, और अगर फोन पर कोई ऐसी वैसी बात की तो हम अगले ही लम्हे तुम लोगों को थाने जाकर पर्चा काट देंगे। उस लड़की ने काउंटर पर अपने घर फोन किया और अपनी बहन को फौरी तौर पर जेवर, रकम, बांट और जो भी मिले लाने को कहा। लड़की वापस आई तो इंस्पेक्टर जरा झंझलाहट में मुब्तला हो गया और एक पुलिस वाले को कहा कि लड़की को अंदर ले आओ और उसे मजीद किसी बंदे को अंदर ना आने देना। वो इंतजार हाल में मौजूद तमाम लोगों के लिए खटन था। तकरीबन 20 मिनट गुजरे होंगे। एक लड़की होटल में आई। उसने पर्स से कुछ डॉलर जो तकरीबन 500 मालियत के थे और खासी मिकदार में ज्वेलरी निकाली। फिर वो लड़की अपनी बहन के करीब जाकर खड़ी हो गई और दोनों गले मिलकर रोने लगी। अब नौजवान लड़के लड़कियों से मिलने वाली रकम भी काफी हो गई थी, मजीद जेवरात भी जमा हो गया थे। हंजला सोचों में गुम था, उसको अपनी तजलील का एहसास खाए जा रहा था। जिस इंस्पेक्टर ने इसके और निगत के साथ बदतमीजी की थी, उसको देखकर उसका खून खौलता जा रहा था मगर वो बेबस था। इस सारे मंजर को देखकर हंजला का खून खौलता जा रहा था मगर वो बेबस था।
हंजला को अपनी ताकत और फाइट पर मुकम्मल एतमाद था। आने वाले पुलिस वालों में से सिर्फ 2 के पास असलहा था और इंस्पेक्टर के पास पिस्तौल। उसका दिल कहता था कि वो उनके साथ लड़ना शुरू कर दे, मगर उसका दिमाग उसको मशवरा देता था कि वो एक ऐसे मसले में फंसा हुआ है जिसकी अगर हवा भी बाहर निकल गई तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इसीलिए वो सरेआम बेइज्जती पर बंद कमरे में बेइज्जती को तरजीह दे चुका था, मगर इसके बावजूद उसका गुस्सा कभी कभी दिमाग पर गालिब आने लगता था। आखिरकार उसने गुस्से पर मुकम्मल काबू पाते हुए खुद को मुकम्मल कंट्रोल करने का फैसला कर लिया। उसका दिल और दिमाग इसी बात पर मुत्तफिक हो गया कि अगर बात इसी होटल में कुछ दे दलाकर खत्म हो जाए तो इंस्पेक्टर से बाद में निमट लेगा, और अगर पुलिस वाले उनको थाने ले जाने लगे तो वो हर सूरत में उनके चंगल से निकलने की कोशिश करेगा। उधर एक अच्छी खासी रकम देकर मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर की आंखों में चमक आ गई। मजिस्ट्रेट ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम तुम लोगों के नाम पर्चा नहीं काटते, मगर थाने ले जाकर थोड़ी कार्रवाई करने के बाद छोड़ देंगे। उसकी बात पूरी होते ही होटल का मैनेजर हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए कहने लगा, जनाब आप इतना करम कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहरबानी और भी कर दें कि हम लोगों को छोड़ दें, हम कल थाने आकर मजीद ताउन कर देंगे। उसकी बात सुनकर मजिस्ट्रेट नौजवान जोड़ों की तरफ रुख करते हुए बोला, क्यों भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम लोग तो थाने जाना ही पसंद करोगे। उसकी बात सुनते ही लड़कियां हाथ जोड़ने लगी, जबकि लड़के चुपचाप खड़े रहे। मजिस्ट्रेट ने फिर हाकमाना अंदाज में कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक चांस देते हैं, अगर आइंदा कभी पकड़े गए तो कोई भी तुम्हें छुड़ा नहीं सकेगा और ना ही यहाँ कोई वास्ता वगैरह सुनूंगा। फिर उसने सादा लिबास में मलबूस पुलिस वाले को इशारा किया। उसने जमाशुदा रकम और जेवरात की गठरी बनाकर उठा ली। जब वो चलने लगे तो इंस्पेक्टर ने कहा, बाहर के लोगों को भी शायद छापा के मुतालिक शक हो, इसलिए हमारे जाने के बाद तुम लोग होटल से बाहर ना आना, बल्कि 15 मिनट के बाद बारी बारी और वक्फे वक्फे से बाहर आना, ताकि बाहर वाले लोग यही समझें कि हम सिर्फ यहाँ पर खाना खाने आए थे, और एक टूथपिक हर सिपाही को दे दो। तमाम लड़के लड़कियों के चेहरे पर रौनक सी आ गई और इंस्पेक्टर की बातें सुनकर वो गर्दनें हिला हिलाकर ये बावर करवा रहे थे कि वो पूरी बात समझ चुके हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद तमाम जोड़े यक्के बाद दीगरे बाहर निकल गए और हंजला निगत भी अपनी गाड़ी निकालकर चल पड़े। निगत ने कहा, क्या सोच रहे हो, तुम खुश नहीं हो? हम एक डरावने ख्वाब से बाहर निकल आए हैं। उस वक्त तो मेरी धड़कनें बंद होने लगी थी। वो बातें करती रही, मगर हंजला खला में तकता हुआ सोचों में गुम था। उसे थप्पड़ मारा गया और गालियां भी दी गई थी। मजीद ये कि उसके सामने निगत के बाल खींचे और जेवरात भी उतार लिए गए। उसको अपनी बेबसी पर शर्मिंदगी हो रही थी और निगत के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। लेकिन एक खुशी और सुकून का एहसास भी दिल के गोशे में था कि वहां पर सरेआम बेइज्जती का खतरा जो गले में था वो टल गया। कम से कम वो इस चीज से बाहर निकल आए थे। निगत कार ड्राइव करते करते उसके साथ चेहरे के तासुरात पढ़ने की भी कोशिश कर रही थी और उसके यूं चुप रहने पर झिंझला रही थी। आखिर उकताहट से बोली, क्या बात है, तुम बिल्कुल चुप हो गए हो, क्या वजह है? मुझसे शेयर नहीं करोगे? मैं कितनी देर से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी बात पूरी होने पर हंजला एक सर्द आह भरकर बोला, मैं उस इंस्पेक्टर हरामजादे को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उसने जो बदतमीजी मेरे और तुम्हारे साथ की है उसकी सजा हर सूरत में उसे भुगतना पड़ेगी। वो बहुत बगैरत लोग होते हैं जो मसलहत में पड़कर अपनी बेइज्जती पर चुप कर जाते हैं। मुझे जितना भी रिस्क लेना पड़े मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। निगत, मेरा ये तुम्हारे और अपने साथ अहद है कि मैं उससे बदला जरूर लूंगा। उस वक्त मैं अगर बर्दाश्त कर गया तो सिर्फ सरेआम बदनामी के डर से, मगर मैं इस बर्दाश्त करने के जबर को शिद्दत से इंतकामी जज्बे में बदल दूंगा। ये बातें करके वो चुप हो गया। फरते जज्बात से उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया। उसका ये अंदाज और चेहरा निगत ने पहली दफा देखा था। वो कार ड्राइव करते हुए माल रोड के आखिर में पुल से गुजरने लगे। पुल क्रॉस करके निगत ने गाड़ी को फौरन स्टेडियम की तरफ मोड़ दिया और एक पार्किंग एरिया में गाड़ी को पार्क कर दिया। निगत अभी घर नहीं जाना चाहती थी। उसके दिल पर बोझ था। वो इससे बातें करके हल्का करना चाहती थी, मगर जो ही गाड़ी हंजला ने रोकी तो उसने कहा, तुम मुझे हॉस्टल छोड़ दो, मैं जरा अपसेट हूँ, मुझे तन्हाई की जरूरत है।
जब निगत ने उसकी बात सुनी तो गाड़ी पार्किंग एरिया से निकालकर कॉलेज की तरफ तेजी से चलाने लगी। वो रास्ते में इससे बातें करती रही मगर हंजला इसको मुख्तसर से जवाब देकर चुप हो जाता। हॉस्टल पहुंचकर वो अपने कमरे में चला गया। उस वक्त वहां पर इजाज मौजूद नहीं था। वो जाते ही अपने बिस्तर पर लेट गया। उस दिन वो ट्रेनिंग के लिए भी ना जा सका। इजाज ने आकर उसको जगाया और पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है और वो क्लब क्यों नहीं गया। उसने तबीयत का बहाना बनाकर कहा कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ और उठकर बाथरूम चला गया। हंजला वापस आया तो दोनों हॉस्टल लॉन में कुर्सियों पर जा बैठे। ये वक्त असर के बाद का था। इजाज के रवैये में वो ही शोखी थी मगर हंजला आज पहले से ज्यादा संजीदा नजर आ रहा था। इजाज ने हॉस्टल कैंटीन के वेटर को बुलाकर चाय का ऑर्डर दिया और फिर हंजला से मुखातिब होते हुए बोला, यार तुमसे एक जरूरी बात करना है और मशवरा भी लेना है। हंजला जो खुद सोचों में गुम था उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, क्या बात है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या फिर कोई कोमल और नबीला का मसला है या फिर असद का? यकीनन इन्हीं तीनों में से कोई होगा या फिर हमाद का। इजाज ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी की मुसल्लस के तीनों कोनों से मुहासरा करके फिर कह रहे हो कि इन तीनों में से कोई मसला है। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, नबीला और कोमल तो कोई मसला पैदा नहीं करती। वो बेचारियां तो जिंदगी रंगीन बनाने का खूबसूरत जरिया हैं। अलबत्ता असद और हमाद वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे पता चला है कि असद आजकल किराए का बदमाश बना हुआ है और मुझे भी अपना दुश्मन समझता है। हालांकि मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे जराये के मुताबिक पता चला है कि वो चंद वारदातें करके उसका हाथ खुल गया है और वो अपनी मफरूरी का मुझे जिम्मेदार समझता है और कोई वार करना चाहता है। अब तुम बताओ कि इन हालात में क्या किया जाए। इजाज की बात पूरी हुई तो हंसला चंद लम्हे सोचकर बोला, पहले ये देखा जाए कि जिस जरिए से तुम्हें ये खबर मिली है वो जरिया कितना जबरदस्त है, कैसे पता चलेगा, तुम बताओ। इजाज ने उसको तफसील बताते हुए कहा, यार असद और हमाद के दरमियान मैंने एक यूनियन वर्कर छोड़ रखा है जो उनके सामने मुझे खूब बुरा भला कहता है और अक्सर इन लोगों को दावतें देता रहता है। अब वो इन दोनों के करीबी दोस्त मालूम होते हैं। मैं उनको मुनासिब रकम भी देता रहता हूँ। उन्हीं के जरिए ये सारी बात मालूम हुई है और मुझे उनकी बात पर काफी हद तक एतबार है। ये बातें करते हुए वो चुप हो गया। अब वो हंजला की तरफ से जवाब यानी तजवीज का मुंतजिर था। हंजला ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, इसका मतलब है तुम्हारी इंफॉर्मेशन काफी हद तक दुरुस्त है और ये बात भी यकीनी है कि वो दोनों तुमसे नफरत करते हैं, मगर ये तुम पर वार करें ये इसकी जाहिरी तौर पर तो इनको कोई जरूरत नहीं। तुमने उनसे ना कोई झगड़ा किया है ना ही कोई लेन देन है, वो बिलावजह इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। इजाज ने दलील देते हुए कहा, मेरा वास्ता प्रैक्टिकल लाइफ में तुमसे ज्यादा ऐसे लोगों से पड़ा है। इंसान जब अमन की जिंदगी गुजार रहा होता है तो वो अपनी नफरतों को अपने दिल के अंदर ही रखता है और उलझकर अपनी पुरसुकून जिंदगी खराब करने का रिस्क नहीं लेता। लेकिन जब कोई बंदा मफरूर हो जाता है तो उस पर एक कत्ल या चंद कत्ल या मजीद डाके सबका वजन बराबर होता है। वो समझता है कि अब जिंदगी में वापस तो नहीं आ सकता, फिर जितने मुखालिफों की जिंदगी खराब करे उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होती। अब असद एक इश्तिहारी मुजरिम है, उस पर कई कत्ल का इल्जाम है। अब या तो तमाम मकतूलों के लवाहिकीन उससे सुलह करे और वो अपने खिलाफ तमाम केस खत्म करा के घर वापस आ जाए। उसके लिए मुमकिन नहीं क्योंकि दूसरे लोग बदला लेने और दुश्मनियां पालने वाले हैं। दूसरी सूरत ये है कि वो किसी और पासपोर्ट से मुल्क से बाहर चला जाए। तीसरी सूरत में अगर वो ऐसा ही किराए का बना रहा तो जब तक उसकी जिंदगी है दूसरों की जिंदगी खराब करता रहेगा और वो जिन लोगों के हाथों में है वो अपने मफाद के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे। और मेरे जहन में ये बात आती है कि वो इसको तीसरे रास्ते पर ही चलाएंगे और मेरी राय किस हद तक दुरुस्त है ये तुम बताओ। हंजला उसकी बातों को गौर से सुन रहा था, उसकी बातों को अपने जहन की कसौटी पर परख रहा था। उसको इजाज की तमाम गुफ्तगू मुद्दलिल महसूस हुई। उसने कायल होते हुए कहा, मेरे ख्याल में तुम्हारी तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और आज मुझे हैरानी भी हुई है कि तुम लड़कियों और उनके जिस्म जज्बात के अलावा भी काफी बेहतर सोच लेते हो। इजाज उसकी बात पर थोड़ा सा शर्मिंदा होकर बोला, यार अगर हम जगीरदार लोग इन मफरूरों और लड़ाई झगड़ों को निपटा ना सकें तो हमारा निजाम नहीं चलता।
इजाज थोड़ा सा शर्मिंदा होकर बोला, यार अगर हम जागीरदार लोग इन मफरूरों और लड़ाई झगड़ों को निपटा ना सकें तो हमारा निजाम नहीं चलता। अपने इलाकों में मफरूरों की सरपरस्ती भी करना पड़ती है, उनसे भी काम लिए जाते हैं, फिर अगर वो हद से गुजरने लगे तो उनका काम तमाम भी किया जाता है। मैं इन मामलात को अच्छी तरह समझता हूँ। वो इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि हॉस्टल के चौकीदार ने आकर हंजला से कहा कि उसका फोन आया है। वो फोन की तरफ गया, उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसके उस्ताद की बीवी हमीदा थी। हंजला की आवाज सुनते ही वो रोती हुई बोली, बेटा हमायों का एक्सीडेंट हो गया है। हंजला बेताबी से बोला, एक्सीडेंट हो गया है, कैसे? हमीदा ने कहा, वो वापस लाहौर आ रहे थे कि साहिवाल के करीब उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। मुझे अभी फोन आया है कि वो साहिवाल के अस्पताल में हैं और शदीद चोटें आई हैं, तुम फौरन मेरे घर आ जाओ। हंजला ने तेजी से कहा, जी मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और तेज तेज कदमों से चलता हुआ इजाज के पास पहुंचा। उसने आते ही कहा, यार इजाज बड़ा मसला हो गया है, मेरे मास्टर हुमायूं साहब का एक्सीडेंट हो गया है। इजाज हैरानी से बोला, हुमायूं साहब का? हंजला ने कहा, हाँ वो शदीद जख्मी है और इस वक्त साहिवाल के अस्पताल में है, मैं चलता हूँ। इजाज जल्दी से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने गाड़ी निकाली और तेजी से मास्टर के घर की तरफ रवाना हो गए। वहां पर हंजला के मास्टर साहब की बीवी उनकी मुंतजिर थी और मास्टर हुमायूं का कजन भी पहुंच चुका था। वो गाड़ी में बैठ गए जबकि ये दोस्त अपनी गाड़ी में सवार होकर साहिवाल की तरफ चल पड़े। रास्ते में ज्यादा गुफ्तगू ना कर सके मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद हंजला के मुंह से यही अल्फाज निकलते कि अल्लाह ताला खैर करे। साहिवाल अस्पताल पहुंचकर उन्होंने इमरजेंसी पर राब्ता किया। वहां से जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गए। उनका मास्टर एक्सीडेंट के बाद अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गया, लेकिन उनका साथी सरफराज जो मामूली जख्मी था उसने इसीलिए ये इतला दी कि मास्टर हुमायूं जख्मी है। मास्टर हुमायूं की बेगम जो कि दिल की मरीजा थी, मौत की अचानक खबर सुनकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी मगर खिलाफ तवक्का उन्होंने खुद को संभाला हुआ था। वहां से वो मास्टर हुमायूं की मैयत लेकर उनके घर गया। जनाजे से फारिग होकर इजाज वापस लाहौर की तरफ चल पड़ा मगर हंजला वहां कुलखानी के बाद वापस आया। वो लाहौर पहुंचा तो उसका दिल बुझा बुझा था। उसको चुप देखकर इजाज ने उसकी दिल जोई करने की कोशिश की ताकि इसका गम हल्का हो सके मगर हंजला से बातों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसको अपने मास्टर की मौत का इतना गम नहीं बल्कि अपनी रहनुमाई के खत्म हो जाने पर ज्यादा अफसुर्दा है। चंद दिन के बाद वो अपने कमरे में इकट्ठे बैठे तो बातों बातों में इजाज ने उस पर तनकीद की कि वो अपने मास्टर की वफात पर इतना ज्यादा अफसुर्दा नहीं है, उसे तो सिर्फ अपनी रहनुमाई का गम है। हंजला ने दलील देते हुए कहा, यार इजाज तुम शायद मेरी इस बात पर मुझे एबनॉर्मल समझो कि मुझे किसी की मौत पर गम बहुत ज्यादा नहीं होता। तुम इस बात को खुदगर्जी का नाम दो या कोई और, लेकिन मेरे जहन के मुताबिक अगर करीबी जिंदा है तो मैं उसका हकीकतन ख्याल रखने का हामी हूँ। अगर वो फौत हो जाए तो उसके अगले जहान के लिए कुछ बेहतर करने को अच्छा समझता हूँ। हाँ, अगर वो जिंदा और तकलीफ में हो तो मुझे रंज और अफसोस होता है। फिर जब हम सब ने एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना ही है तो फिर चंद दिन चंद साल या बाद में क्या हर्ज। और दूसरी बात, जबकि अल्लाह ताला की जात में वापस बुलाना है, हम ना ही तो कुछ कर सकते हैं ना ही हमारी मंशा से होता है, फिर कैसा रोना धोना। हाँ, अगर फिक्र करनी चाहिए तो इस बात की कि रुखसत हो जाने के बाद मिट्टी तले हमारा क्या बनेगा और आखिरत में क्या बनेगा, और अगर रुखसत होने वाला करीबी है तो हम बाद में इसको क्या फायदा दे सकते हैं। इजाज उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जनाब आज तो फिलासफर बने हुए हैं, तुम्हारी सोच अपनी जगह मगर बिछड़ने का गम तो होता ही है। तुम कहते हो कि मर जाने वाले का फायदा करना चाहिए, इसका हमें क्या फायदा करना चाहिए? हंजला ने कहा, तुम्हारे इल्म में शायद ना हो, मैंने पढ़ा है कि मर जाने वाले अपने पिछलों की तरफ से इंतजार में होते हैं कि वो सदका जारी का काम उनके नाम से करें या कुछ तिलावत और मगफरत की दुआ करें। अगर पिछले कोई नेक काम करें और अपने फौतशुदा बंदे के इसाले सवाब के लिए करें तो इस अमल से उस मुर्दे का मकाम भी बुलंद होता है। अगर वो खुदा न खास्ता अजाब में हो तो उसकी कमी हो जाती है। मैं मास्टर साहब के इसाल से सवाब के लिए रोजाना नवाफिल पढ़ता हूँ और तिलावत भी करता हूँ और हर वक्त दुरूद पाक का जिक्र करता हूँ। यकीनन उनकी रूह इस बात पर खुश होगी। और मजीद ये कि मैं रोजाना उनके घर उनकी बेगम को फोन करता हूँ ताकि उनको एहसास हो कि उनकी कोई खबरगिरी करने वाला मौजूद है।
हर दूसरे दिन उनके घर का चक्कर लगाता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी काम आता रहूंगा। इस बात से उनका अमली तौर पर भला होगा। ख्वामाखा बैठकर जोर की तार रोने से क्या फायदा होगा, वो वापस तो नहीं आ जाएंगे। हाँ, मुझे अफसोस है तो इस बात का कि वे खास मकसद के लिए मेरी ट्रेनिंग कर रहे हैं जो उन्होंने मुझे अभी बताना थी, मगर उनको कुदरत की तरफ से इतनी मोहलत ही ना मिल सकी और वो इस जहान से चले गए। ये कहकर वो चुप हो गया। इजाज हंजला की बातें तवज्जो से सुन रहा था और इसके पहले रवैये यानी मास्टर की बात पर गमजदा ना होने की वजह से इजाज के दिल में जो खुदगर्जी की तस्वीर बन रही थी वो खत्म हो गई। वो दिल ही दिल में इसकी सोच का किस कदर कायल हो गया, मगर वो इस बात पर हैरान था कि उसने अपने दिमाग और दिल को एक तकलीफदा हकीकत का सामना करने के लिए किस कदर तैयार रखा हुआ है। यही सोचकर वो इसे कहने लगा, वैसे यार इस तरह अगर बंदा गमों से निजात हासिल कर ले तो एक बहुत बड़ा दुख जो अपने अजीज के मरने का होता है वो भी दिल दिमाग पर असर अंदाज ना हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि हॉस्टल चौकीदार ने आकर इत्तला दी इजाज का फोन है। वो उठकर फोन सुनने चला गया। वो वापस आया तो उसके चेहरे पर तशवीश के इशार थे। आते ही बोला, यार मैंने तुमसे चंद दिन पहले बात की थी कि असद आजकल किराए का कातिल बना हुआ है। मजीद ये कि वो मेरे मुतालिक कुछ अच्छे इरादे नहीं रखता। तो मुखबर जो मैंने उनके दरमियान छोड़ा हुआ है उसने बताया कि वो कल यहाँ लाहौर आ रहा है। उसका इरादा एक वारदात के साथ साथ मुझ पर भी हमला करने का है। ये मुखबर चूंकि उसके काफी करीब है इसीलिए इसको पता चल गया है। तुम इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ कि उससे महफूज भी रहा जाए और उसका काम भी तमाम हो जाए। तुम्हारे जहन में कोई बात हो तो मुझे मशवरा दे सकते हो क्योंकि तुम पर मैं बहुत ज्यादा एतमाद करता हूँ। हंजला चंद लम्हों के लिए सोच में डूब गया, फिर कहने लगा, यार मुझे कुछ समझ नहीं आती। वो मुखबर जो उनका दोस्त भी है अपनी जान का रिस्क लेकर तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों देने लगा? मुझे तो उसकी बात में ही कुछ काला काला नजर आता है। इजाज ने याद दिलाया, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने उसको अपना दोस्त बनाया हुआ है, बल्कि वो मेरा दोस्त पहले और उनका बाद में बना। दूसरी बात ये कि मैं उस पर खर्चा करता हूँ। जाहिरी तौर पर उससे बहुत कम मिलता हूँ लेकिन उससे मुतबातर राब्ता रहता है। मतलब के अलावा ये बात पक्की है कि मैं उससे मुखलिस हूँ और वो मुझसे। अभी चंद दिन पहले उसके एक भाई का स्कूल टीचर तबादला भी मैंने करवाया और उससे वादा लिया कि एमए करने के बाद उसको अच्छी जॉब दिलवाऊंगा। तो इस वजह से मेरा एतमाद और हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करता है। इजाज की ये बातें सुनकर हंजला कायल होते हुए कहने लगा, तो इसका मतलब है कि उसकी बातें मुकम्मल एतमाद करने वाली हैं। फिर तुम्हारा अंदाजा भी ठीक है। इजाज ने कहा, मैं आज ही कोई बंदोबस्त करता हूँ कि असद और हमाद की सरगर्मियों की पल पल की मुझे खबर मिल जाए। जब उनकी मौजूदगी और ठिकाने का मुकम्मल पता चल जाएगा तो पुलिस की कार्रवाई होगी। ये बातें करते हुए वो उठकर कमरे की तरफ चल पड़े। फिर थोड़ी देर बाद शाम के खाने के लिए मेस की तरफ गए। उन्होंने मौजू तब्दील कर लिया। वहां से वापसी पर इजाज बाहर निकल गया। वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके असद का मुकम्मल बंदोबस्त करना चाहता था, मगर हंसला कमरे में बिस्तर पर नींद दराज हो गया। आज मास्टर साहब बहुत याद आ रहे हैं और उनके साथ गुजरे हुए वक्त को मैं बहुत याद कर रहा हूँ। हंसला की ये सोच बार बार जहन में आ रही थी। वो इन लम्हों को बहुत शिद्दत से याद कर रहा था जब उसका मास्टर उसको बड़ी शफकत से क्लब से अपने घर ले गया और फिर उससे वादा लिया कि वो अपने अंदर मार्शल आर्ट्स की सलाहियतों का फायदा सिर्फ और सिर्फ मुस्बत कामों के लिए सर्व करेगा। इस अहद के बाद उसको दर्जा बदर्जा इस फन से आगाही दी गई, मगर उसके जहन में एक बात चुभ रही थी कि एक खास मकसद जिसके लिए उसका मास्टर उसको तैयार करता रहा था वो क्या था। चंद एक बातों से वो किसी हद तक अंदाजा कर सकता था, मगर यकीन से कोई नतीजा अखज करने से कासिर था। वो जब उसकी तरफ सोचने लगता तो उसका जहन उलझ जाता, उसका जहन इस तस्वीर का शिकार रहता। फिर सोचते सोचते उसको ख्याल आया कि उसके मास्टर की बेगम जो उनके ज्यादा करीब थी शायद उसके मुतालिक अपनी बेगम से बात कर चुके हों। जब ये बात उसके जहन में आई तो वो बेताब हो गया कि किसी तरह अपने मास्टर साहब की बेगम से इस चीज के मुतालिक बात करे। उसने अगले रोज ही सुबह सुबह वर्जिश से फरागत के बाद कॉलेज की बजाय उनके घर जाने का प्रोग्राम बनाया। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 10 बजने वाले थे। इजाज लेट वापस आने का कह गया था, इसीलिए सो गया। रात 12 बजे के बाद इजाज वापस आया तो हंजला ने उसकी आवाज पर दरवाजा खोला और कोई बात किए बगैर वो लोग सो गए।
अगले दिन जब कॉलेज जाने का वक्त हुआ तो इजाज ने कहा वो किसी काम की वजह से कॉलेज नहीं जा रहा। हंजला ने कहा कि इसका भी कॉलेज जाने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अपने मास्टर साहब के घर जाएगा। इसकी बात सुनकर इजाज ने सवालिया अंदाज में पूछा, क्या बात है, आज सुबह ही सुबह उधर जा रहे हो, क्या फोन करके तुम्हें बुलाया गया है? हंजला बोला। इजाज थोड़ा सा शर्मिंदा होकर बोला, यार अगर हम जागीरदार लोग इन मफरूरों और लड़ाई झगड़ों को निपटा ना सकें तो हमारा निजाम नहीं चलता। अपने इलाकों में मफरूरों की सरपरस्ती भी करना पड़ती है, उनसे भी काम लिए जाते हैं, फिर अगर वो हद से गुजरने लगे तो उनका काम तमाम भी किया जाता है। मैं इन मामलात को अच्छी तरह समझता हूँ। वो इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि हॉस्टल के चौकीदार ने आकर हंजला से कहा कि उसका फोन आया है। वो फोन की तरफ गया, उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसके उस्ताद की बीवी हमीदा थी। हंजला की आवाज सुनते ही वो रोती हुई बोली, बेटा हमायों का एक्सीडेंट हो गया है। हंजला बेताबी से बोला, एक्सीडेंट हो गया है, कैसे? हमीदा ने कहा, वो वापस लाहौर आ रहे थे कि साहिवाल के करीब उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। मुझे अभी फोन आया है कि वो साहिवाल के अस्पताल में हैं और शदीद चोटें आई हैं, तुम फौरन मेरे घर आ जाओ। हंजला ने तेजी से कहा, जी मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और तेज तेज कदमों से चलता हुआ इजाज के पास पहुंचा। उसने आते ही कहा, यार इजाज बड़ा मसला हो गया है, मेरे मास्टर हुमायूं साहब का एक्सीडेंट हो गया है। इजाज हैरानी से बोला, हुमायूं साहब का? हंजला ने कहा, हाँ वो शदीद जख्मी है और इस वक्त साहिवाल के अस्पताल में है, मैं चलता हूँ। इजाज जल्दी से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने गाड़ी निकाली और तेजी से मास्टर के घर की तरफ रवाना हो गए। वहां पर हंजला के मास्टर साहब की बीवी उनकी मुंतजिर थी और मास्टर हुमायूं का कजन भी पहुंच चुका था। वो गाड़ी में बैठ गए, जबकि ये दोस्त अपनी गाड़ी में सवार होकर साहिवाल की तरफ चल पड़े। रास्ते में ज्यादा गुफ्तगू ना कर सके, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद हंजला के मुंह से यही अल्फाज निकलते कि अल्लाह ताला खैर करे। साहिवाल अस्पताल पहुंचकर उन्होंने इमरजेंसी पर राब्ता किया। वहां से जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गए। उनका मास्टर एक्सीडेंट के बाद अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गया, लेकिन उनका साथी सरफराज जो मामूली जख्मी था, उसने इसीलिए ये इतला दी कि मास्टर हुमायूं जख्मी हैं। मास्टर हुमायूं की बेगम जो कि दिल की मरीजा थी, मौत की अचानक खबर सुनकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, मगर खिलाफ तवक्का उन्होंने खुद को संभाला हुआ था। वहां से वो मास्टर हुमायूं की मैयत लेकर उनके घर गया। जनाजे से फारिग होकर इजाज वापस लाहौर की तरफ चल पड़ा, मगर हंजला वहां कुल खानी के बाद वापस आया। वो लाहौर पहुंचा तो उसका दिल बुझा बुझा था। उसको चुप देखकर इजाज ने उसकी दिल जोई करने की कोशिश की ताकि इसका गम हल्का हो सके, मगर हंजला से बातों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसको अपने मास्टर की मौत का इतना गम नहीं, बल्कि अपनी रहनुमाई के खत्म हो जाने पर ज्यादा अफसुर्दा है। चंद दिन के बाद वो अपने कमरे में इकट्ठे बैठे तो बातों बातों में इजाज ने उस पर तनकीद की कि वो अपने मास्टर की वफात पर इतना ज्यादा अफसुर्दा नहीं है, उसे तो सिर्फ अपनी रहनुमाई का गम है। हंजला ने दलील देते हुए कहा, यार इजाज तुम शायद मेरी इस बात पर मुझे एबनॉर्मल समझो कि मुझे किसी की मौत पर गम बहुत ज्यादा नहीं होता। तुम इस बात को खुदगर्जी का नाम दो या कोई और, लेकिन मेरे जहन के मुताबिक अगर करीबी जिंदा है तो मैं उसका हकीकतन ख्याल रखने का हामी हूँ। अगर वो फौत हो जाए तो उसके अगले जहान के लिए कुछ बेहतर करने को अच्छा समझता हूँ। हाँ, अगर वो जिंदा और तकलीफ में हो तो मुझे रंज और अफसोस होता है। फिर जब हम सब ने एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना ही है तो फिर चंद दिन चंद साल या बाद में क्या हर्ज। और दूसरी बात, जबकि अल्लाह ताला की जात में वापस बुलाना है, हम ना ही तो कुछ कर सकते हैं ना ही हमारी मंशा से होता है, फिर कैसा रोना धोना। हाँ, अगर फिक्र करनी चाहिए तो इस बात की कि रुखसत हो जाने के बाद मिट्टी तले हमारा क्या बनेगा और आखिरत में क्या बनेगा, और अगर रुखसत होने वाला करीबी है तो हम बाद में इसको क्या फायदा दे सकते हैं। इजाज उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जनाब आज तो फिलासफर बने हुए हैं, तुम्हारी सोच अपनी जगह, मगर बिछड़ने का गम तो होता ही है। तुम कहते हो कि मर जाने वाले का फायदा करना चाहिए, इसका हमें क्या फायदा करना चाहिए? हंजला ने कहा, तुम्हारे इल्म में शायद ना हो, मैंने पढ़ा है कि मर जाने वाले अपने पिछलों की तरफ से इंतजार में होते हैं कि वो सदका जारी का काम उनके नाम से करें या कुछ तिलावत और मगफरत की दुआ करें। अगर पिछले कोई नेक काम करें और अपने फौतशुदा बंदे के इसाले सवाब के लिए करें तो इस अमल से उस मुर्दे का मकाम भी बुलंद होता है। अगर वो खुदा न खास्ता अजाब में हो तो उसकी कमी हो जाती है,
میں ماسٹر صاحب کے اصال سے ثواب کے لیے روزانہ نوافل پڑھتا ہوں اور تلاوت بھی کرتا ہوں اور ہر وقت درود پاک کا ذکر کرتا ہوں۔ یقیناً ان کی روح اس بات پر خوش ہوگی، اور مزید یہ کہ میں روزانہ ان کے گھر ان کی بیگم کو فون کرتا ہوں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان کی کوئی خبر گیری کرنے والا موجود ہے۔ ہر دوسرے دن ان کے گھر کا چکر لگاتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کام آتا رہوں گا۔ اس بات سے ان کا عملی طور پر بھلا ہوگا۔ خواہ بیٹھ کر زور کی طرح رونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے۔ ہاں، مجھے افسوس ہے تو اس بات کا کہ وہ خاص مقصد کے لیے میری ٹریننگ کر رہے ہیں جو انہوں نے مجھے ابھی بتانا تھی، مگر ان کو قدرت کی طرف سے اتنی مہلت ہی نہ مل سکی اور وہ اس جہان سے چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اجاز حنزلہ کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا اور اس کے پہلے رویے یعنی ماسٹر کی بات پر غم زدہ نہ ہونے کی وجہ سے اجاز کے دل میں جو خود غرضی کی تصویر بن رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی سوچ کا کس قدر قائل ہو گیا، مگر وہ اس بات پر حیران تھا کہ اس نے اپنے دماغ اور دل کو ایک تکلیف دہ حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے کس قدر تیار رکھا ہوا ہے۔ یہی سوچ کر وہ اسے کہنے لگا، ویسے یار اس طرح اگر بندہ غموں سے نجات حاصل کر لے تو ایک بہت بڑا دکھ جو اپنے عزیز کے مرنے کا ہوتا ہے وہ بھی دل دماغ پر اثر انداز نہ ہو، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ انہی باتوں میں مصروف تھے کہ ہاسٹل چوکیدار نے آ کر اطلاع دی اجاز کا فون ہے۔ وہ اٹھ کر فون سننے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر تشویش کے اثار تھے۔ آتے ہی بولا، یار میں نے تم سے چند دن پہلے بات کی تھی کہ اسد آج کل کرائے کا قاتل بنا ہوا ہے، مزید یہ کہ وہ میرے متعلق کچھ اچھے ارادے نہیں رکھتا۔ تو مخبر جو میں نے ان کے درمیان چھوڑا ہوا ہے اس نے بتایا کہ وہ کل یہاں لاہور آ رہا ہے۔ اس کا ارادہ ایک اور واردات کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی حملہ کرنے کا ہے۔ یہ مخبر چونکہ اس کے کافی قریب ہے اسی لیے اس کو پتہ چل گیا ہے۔ تم اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، میں کچھ انتظام کرتا ہوں کہ اس سے محفوظ بھی رہا جائے اور اس کا کام بھی تمام ہو جائے۔ تمہارے ذہن میں کوئی بات ہو تو مجھے مشورہ دے سکتے ہو کیونکہ تم پر میں بہت زیادہ اعتماد کرتا ہوں۔ حنزلہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں ڈوب گیا، پھر کہنے لگا، یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ مخبر جو ان کا دوست بھی ہے اپنی جان کا رسک لے کر تمہیں یہ ساری انفارمیشن کیوں دینے لگا؟ مجھے تو اس کی بات میں ہی کچھ کالا کالا نظر آتا ہے۔ اجاز نے یاد دلایا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، بلکہ وہ میرا دوست پہلے اور ان کا بعد میں بنا۔ دوسری بات یہ کہ میں اس پر خرچہ کرتا ہوں، ظاہری طور پر اس سے بہت کم ملتا ہوں لیکن اس سے متواتر رابطہ رہتا ہے۔ مطلب کے علاوہ یہ بات پکی ہے کہ میں اس سے مخلص ہوں اور وہ مجھ سے۔ ابھی چند دن پہلے اس کے ایک بھائی کا اسکول ٹیچر تبادلہ بھی میں نے کروایا اور اس سے وعدہ لیا کہ ایم اے کرنے کے بعد اس کو اچھی جاب دلواؤں گا، تو اس وجہ سے میرا اعتماد اور ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اجاز کی یہ باتیں سن کر حنزلہ قائل ہوتے ہوئے کہنے لگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باتیں مکمل اعتماد کرنے والی ہیں، پھر تمہارا اندازہ بھی ٹھیک ہے۔ اجاز نے کہا، میں آج ہی کوئی بندوبست کرتا ہوں کہ اسد اور حماد کی سرگرمیوں کی پل پل کی مجھے خبر مل جائے۔ جب ان کی موجودگی اور ٹھکانے کا مکمل پتہ چل جائے گا تو پولیس کی کارروائی ہوگی۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چل پڑے۔ پھر تھوڑی دیر بعد شام کے کھانے کے لیے میس کی طرف گیا۔ انہوں نے موضوع تبدیل کر لیا۔ وہاں سے واپسی پر اجاز باہر نکل گیا۔ وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے اسد کا مکمل بندوبست کرنا چاہتا تھا، مگر حنزلہ کمرے میں بستر پر نیند دراز ہو گیا۔ آج ماسٹر صاحب بہت یاد آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو میں بہت یاد کر رہا ہوں۔ حنزلہ کی یہ سوچ بار بار ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ ان لمحوں کو بہت شدت سے یاد کر رہا تھا جب اس کا ماسٹر اس کو بڑی شفقت سے کلب سے اپنے گھر لے گیا اور پھر اس سے وعدہ لیا کہ وہ اپنے اندر مارشل آرٹس کی صلاحیتوں کا فائدہ صرف اور صرف مثبت کاموں کے لیے صرف کرے گا۔ اس عہد کے بعد اس کو درجہ بدرجہ اس فن سے آگاہی دی گئی، مگر اس کے ذہن میں ایک بات چبھ رہی تھی کہ ایک خاص مقصد جس کے لیے اس کا ماسٹر اس کو تیار کرتا رہا تھا وہ کیا تھا۔ چند ایک باتوں سے وہ کسی حد تک اندازہ کر سکتا تھا مگر یقین سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے قاصر تھا۔ وہ جب اس کی طرف سوچنے لگتا تو اس کا ذہن الجھ جاتا، اس کا ذہن اس تشویش کا شکار رہتا۔ پھر سوچتے سوچتے اس کو خیال آیا کہ اس کے ماسٹر کی بیگم جو ان کے زیادہ قریب تھی شاید اس کے متعلق اپنی بیگم سے بات کر چکے ہوں۔
जब ये बात उसके जहन में आई तो वो बेताब हो गया कि किसी तरह अपने मास्टर साहब की बेगम से इस चीज के मुतालिक बात करे। उसने अगले रोज ही सुबह सुबह वर्जिश से फरागत के बाद कॉलेज की बजाय उनके घर जाने का प्रोग्राम बनाया। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 10 बजने वाले थे। इजाज लेट वापस आने का कह गया था, इसीलिए सो गया। रात 12 बजे के बाद इजाज वापस आया तो हंजला ने उसकी आवाज पर दरवाजा खोला और कोई बात किए बगैर वो लोग सो गया। अगले दिन जब कॉलेज जाने का वक्त हुआ तो इजाज ने कहा वो किसी काम की वजह से कॉलेज नहीं जा रहा। हंजला ने कहा कि इसका भी कॉलेज जाने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अपने मास्टर साहब के घर जाएगा। इसकी बात सुनकर इजाज ने सवालिया अंदाज में पूछा, क्या बात है, आज सुबह ही सुबह उधर जा रहे हो? क्या फोन करके तुम्हें बुलाया गया है? हंजला बोला, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे एक जरूरी बात याद आ गई है। उधर चक्कर लगाओ, वापसी पर तुमसे बात करता हूँ। हाँ तुम बताओ, रात भी लेट आए हो और आज सुबह भी जा रहे हो, क्या उसी सिलसिला में काम कर रहे हो? अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। इजाज ने बताया, हाँ उसी काम के लिए रात को भी गया था और अभी भी जा रहा हूँ, देखो क्या बनता है। तुम उधर से हो फिर तफसील से बात करेंगे। तुम्हारी जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि हमाद और असद तुम्हारी सूरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए मुझे अजनबी चेहरे सामने लाने होंगे। इस मकसद के लिए मैं रात भी एक बंदे से मिलकर आया हूँ, वापसी पर तुम्हें मजीद पेशरफ्त बता सकूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये कहकर इजाज रुखसत हो गया और हंजला अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने मास्टर साहिब के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसको 2 दस्तानों की अदम मौजूदगी में शदीद सर्दी का एहसास हो रहा था। हालांकि सुबह के 8:30 बज रहे थे। जब हंजला अपने मास्टर साहब के घर पहुंचा तो सर्दी से उसका जिस्म कांप रहा था, क्योंकि जनवरी के दिनों में सुबह सवेरे बगैर हेलमेट और दस्तानों के मोटरसाइकिल चलाना कितना तकलीफ दह होता है। उसके मास्टर साहब की बेगम उसकी ये हालत देखकर उसको ड्राइंग रूम में ले गई और हीटर भी चला दिया। वो लोग कुर्सियां घसीट कर बैठ गए। वो नौकर को चाय का कहकर हंजला से मुखातिब हुई, बेटा खैरियत तो है, आज सुबह इतनी सर्दी में? हंजला ने बताया, जी आंटी, दरअसल एक जरूरी बात करनी थी। मैं हुमायूं साहब की वफात के बाद तो अकेला सा हो गया हूँ। दूसरी बात जिसकी मेरे जहन में चुभन सी होती है कि मुझे मास्टर साहब किसी खास मकसद के लिए ट्रेनिंग करवा रहे थे। मैंने काफी हद तक उनके पास ट्रेनिंग कर ली, मगर ये ना समझ सका कि वो खास मकसद क्या था। मगर सोच सोच कर इस नतीजा पर पहुंचा हूँ कि शायद उन्होंने आपसे कभी इस मौजू पर बात की हो। कल मेरे जहन में यही बात आई, सो इसीलिए सुबह सवेरे आ गया हूँ। बेगम हुमायूं उसकी बात बड़े इन्हमाक से सुन रही थी। वो इसकी बात खत्म होने पर एक सर्द आह भरते हुए बोली, बेटा तुमने ठीक अंदाजा लगाया है। तुम्हारे मास्टर साहब ने एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा तुम्हारे मकसद के मौजू पर बात की है, और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि वो एक रिटायर्ड कमांडो थे और अपने प्यारे मुल्क और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर वक्त कोशां रहते थे। वो जानी और माली लिहाज से हर वक्त जहाद में मसरूफ रहते। उनकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि वो तुम्हें भी एक कमांडो की तरबियत दें, लेकिन कुदरत को जो मंजूर होना था वो तो होता ही है। एक मजीद बात मैं वाज़िया करती चलूं कि वो इन काले अंग्रेजों से बहुत परेशान थे और तुम्हारे लिए उनका मकसद ये था कि काफिरों से ज्यादा इन लोगों को राह रास्त पर लाया जाए, जो मुनाफिकीन की सूरत में इस्लाम की सफों में इस्लाम और पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए मौजूद हैं। वो यही बातें इसको बता रही थी कि नौकर चाय की ट्राली लेकर आ गया और इसमें नाश्ते का काफी सामान मौजूद था। बेगम हुमायूं को पता था कि ज्यादा वर्जिश करने वालों को ज्यादा खुराक की जरूरत पड़ती है। उसने हंजला से कहा, बेटा तुम चाय पीते जाओ, मैं तुम्हें इस मामले में मजीद मालूमात देती हूँ। तुम्हारे मास्टर साहब कमांडो ट्रेनिंग के बाद तुम्हारी यही ड्यूटी लगाते कि तुम अपने मुल्क में काफिरों के एजेंडों को बराह रास्त लाओ और अपने मुल्क में इस्लामी इक़्तिदार को जिंदा करो, क्योंकि काफिरों ने मुसलमान मुल्कों में अपनी ज़रख़रीदों के जरिए सबसे पहला काम यही किया कि उनके अंदर बेहयाई और हराम खोरी पैदा की। जब ये इन खराबियों में फंस जाएंगे तो खुद ब खुद मफ्तूह हो जाएंगे, इनको फतह करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब तुम्हें सोचना है कि इस तरह की जिंदगी गुजारोगे जिस तरह तुम्हारे मास्टर साहब की ख्वाहिश थी, और एक हमने अहलाई भी यही कहते हैं कि अच्छे अमाल करो और हक की तलकीन करो। तुम्हारे पास अपनी सूझबूझ है, तुम सोचो और फैसला करो और हक की बात करो। अगर तुम्हारे दिल में मुसलमानों की खोई हुई अजमत को फिर से जिंदा करने और अपने मुल्क का दिफा और इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक
صحیح اسلامی معاشرے کے قیام کی خواہش ہے اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے نزدیک جواب دہ ہونے پر یقین رکھتے ہو اور آخرت میں جزا اور سزا کا خوف تمہارے دل میں ہے تو پھر تم ضرور ایسی زندگی گزارنے کا سوچو گے جیسا کہ خدا تعالیٰ بزرگ و برتر اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیگم ہمایوں باتیں کرتی جا رہی تھی اور حنزلہ ناشتہ کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی غور سے سن رہا تھا۔ جب بیگم ہمایوں چائے بنانے لگی تو اس نے دوسرے خالی کپ میں حنزلہ کے لیے بھی چائے بنائی، اس کو پیش کی۔ وہ بالکل چپ تھا، اس کی سوچیں منتشر سی ہو گئی۔ ایک آزاد زندگی سے ایک مکمل پابند زندگی کے متعلق سوچنے لگا۔ فوری طور پر اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ کس طرح اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرے۔ اس کو بالکل چپ دیکھ کر بیگم ہمایوں چائے کا گھونٹ لے کر بولی، کیا تم اس کی ہرگز توقع نہیں کر رہے تھے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سامنے ریک سے ایک کتاب اٹھا کر دی اور کہا، اس کو پڑھنا۔ حنزلہ ابھی بھی چپ تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو یہ باتیں اچھی تو لگ رہی ہیں مگر مکمل طور پر اسلامی زندگی گزارنے کی ذمہ داری قبول کرنے سے وہ ہچکچا رہا تھا۔ پھر ذہنی طور پر فیصلہ کرنے کے لیے کسی حد تک تیار ہوا۔ پھر اس نے کہا، آنٹی میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گا، ویسے انشاءاللہ میں اپنے ماسٹر صاحب کی خواہش کا احترام کروں گا، مجھے کچھ وقت درکار ہے ذہنی طور پر خود کو مکمل تیار کر سکوں۔ پھر اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور جانے کی اجازت چاہی۔ بیگم ہمایوں اس کو گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ حنزلہ واپس ہاسٹل پہنچا اور کالج جانے کے لیے کتابیں اٹھا کر چل دیا۔ اس کا ذہن سوچوں میں گم تھا، وہ اپنی زندگی کو کس طرح نئے راستے پر ڈال دے، وہ یہی سوچتا ہوا کالج پہنچا۔ اس وقت تیسرا پیریڈ ختم ہونے والا تھا۔ وہ کچھ دیر راہداری میں کھڑا ہو کر پیریڈ ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ میں پیریڈ ختم ہوا اور پروفیسر صاحب کلاس سے چلے گئے۔ پھر حنزلہ کلاس میں داخل ہوا اور پیچھے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ چوتھے پیریڈ کے پروفیسر ابھی نہیں آئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ نگہت دور بیٹھی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں، نگہت کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اتنے میں کسی اسٹوڈنٹ نے آ کر کہا، اس پیریڈ کے پروفیسر آج چھٹی پر ہیں۔ یہ سن کر لڑکے لڑکیاں کلاس سے باہر جانے لگے۔ حنزلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ نگہت بھی جلدی جلدی اس کے قریب آئی اور قریب آ کر ہیلو کہا۔ وہ چلتے ہوئے راہداری سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ نگہت نے ذرا ناراض ہو کر کہا، کہاں تھے آپ؟ کئی دفعہ فون کیا مگر جناب نے نہ تو فون سنا اور نہ ہی فون کیا۔ کیا وجہ تھی کہ اتنی زیادہ مصروفیت ہو گئی کہ 2 منٹ کے لیے بات بھی نہیں ہو سکتی تھی؟ حنزلہ بولا، بھائی اتنے فون آنے کا مجھے بھی معلوم نہیں، بس ایک دفعہ پیغام ملا، میں فون کرنے والا تھا کہ تھوڑی سی پریشانی ہو گئی، میں اپسیٹ ہونے کی وجہ سے فون نہ کر سکا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ نگہت نے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ اس دن کے واقعے کو آپ ذہن میں سوار کر گئے۔ دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے، بری باتوں کو بھول جانا اچھی بات ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ اچھی باتوں کو انجوائے کرنا اور ماحول کو انجوائے کرنا چاہیے۔ حنزلہ نے کہا، میں اپنی اور تمہاری تسلیل کو نہیں بھول سکتا، مصلحت اپنی جگہ، میں نے اس وقت برداشت کر لیا۔ اتنی مصلحت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، اگر میں اس واقعہ کو بھولتا ہوں تو یہ میری بزدلی اور گھٹیا پن ہوگا، اور میں دوسری صورت پر عمل کر کے اپنی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا۔ تم مجھے مزید سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ نگہت نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے پکے ارادے سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو۔ اگر اس موضوع پر بات کرنے سے تمہارا موڈ خراب ہوتا ہے تو میں اس کو ترک کر دیتی ہوں۔ بہرحال ایک بات کہوں کہ لوگوں کی زندگی میں چھوٹے بڑے واقعات آتے رہتے ہیں، اگر انسان ہر ایک کو اتنی سنجیدگی سے لینا شروع کر دے تو وہ جھنجھلا جائے گا، اور آپ برداشت کریں، میں یہ چیز دور کرنے میں آپ کی مدد کروں گی۔ حنزلہ نے کہا، نگہت تمہاری باتیں اپنی جگہ 100% درست ہیں، اور میں دنیا میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کے حوالے سے اگر مشاہدہ کروں تو 98% کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ زخم مدھم پڑ جاتا ہے، بولنے بعد دعوے کرنے والے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لیکن میں ان 98% لوگوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں تو 2% میں سے ہوں۔ تمہیں اپنے دل و دماغ کے متعلق ذرا بتا دوں، پھر شاید تم یہ بات نہ کر سکو۔ ایک دن ہم کچھ دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور اخبار پڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ تھانے دار اور پولیس والے نے ایک بندے کو ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ کر اس کو کرسی سے باندھ رکھا تھا، اور وہ بندہ ننگا اور درمیان میں عجیب سی حالت میں لٹکا ہوا تھا، اس پر چھترول کی جا رہی تھی۔
अखबार में उसके नंगे हिस्सों पर स्याही लगा दी गई थी। वो तस्वीर किसी अखबार वाले ने छुपकर बनाई थी। इस तस्वीर को देखकर मेरे दोस्तों में से हर एक कह रहा था कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बेचारे को जानवरों की तरह मारा पीटा जा रहा है। अफसोस की बात है, सब इस किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरी बात बहुत मुख्तलिफ हुई थी। ये बहुत अच्छा हुआ। जब दोस्तों ने पूछा कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, तो मैंने जवाब दिया कि जिस शख्स को नंगा और उल्टा करके मारा जा रहा है, यही शख्स सिर्फ चंद दिन के बाद सब कुछ भूल भार कर बाजारों में धूमधाम से फिर रहा होगा। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मसलहत का बहाना बनाकर बेगैरती और बेइज्जती की जिंदगी गुजारते हैं। जब मेरे दोस्तों ने मेरी बात सुनी तो तकरीबन तमाम ने यही बात की कि दुनिया में बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि जब एक इंसान किसी की एक हद तक बेइज्जती करता है जिससे खदशा पैदा हो कि वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो, इसको कत्ल कर सकता है। अगर जुल्म करने वाला ऐसा नहीं सोचता, यानी अपनी जिंदगी का खतरा मोल ले किसी की बेइज्जती करता है, तो जिसकी बेइज्जती होती है उसे जरूर अपनी जिंदगी का खतरा लेकर बदला लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो बेगैरत है जो सुकून और अमन के बदले अपनी इज्जत का सौदा करता है। हंजला ने कहा, अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो वो बेगैरत है जो सुकून और अमन के बदले अपनी इज्जत का सौदा करता है। फिर हंजला निगत से मुखातिब होकर बोला, तो मेरी जान निगत, जिस चीज की जिंदगी भर में मुखालफत करता रहा हूँ उस पर अब आकर मैं अमल करूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे इस बात पर एक बार फिर अहद करता हूँ कि मैं जरूर इंस्पेक्टर से बदला लूंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये बातें करते हुए फटते जज्बात से उसका गुलाबी चेहरा सुर्खी माइल हो गया। निगत हैरान थी कि वो बदले के मामले में इतनी शिद्दत से संजीदा है। वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, मेरी जान, आप जो भी कहें मुझे हर अंदाज में अजीज है, जहाँ भी चाहे आजमा लें, मेरी जान आपके लिए हाजिर है। फिर वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, लेकिन एक बात का अफसोस मुझे ताहयात रहेगा। ये कहकर वो चुप हो गई। हंजला उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगा, फिर बोला, मसला क्या है, क्या बात हुई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे बताओ। वो बोली, बात कह रही हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? कई दिनों से दिल में एक बात चुभ रही है, कई बार सोचा कि आपको कह दूं मगर फिर चुप हो जाती हूँ। हंजला बेताबी से बोला, तुम जरूर कहो, अगर मेरी गलती हुई तो मैं माफी भी मांग लूंगा और तलाफी की भी कोशिश करूंगा। तो मुझे जरूर बताओ, मुझे उलझन हो रही है। वो कहने लगी, जब आप मुझे इतना चाहते हैं, मेरे क्रूप से इतने खुश होते हैं, मेरे पहलू में बैठते हैं तो घंटों गुजार देते हैं, फिर आपका दिल वो क्यों नहीं कहता जो मेरा दिल कहता है? ये कहकर वो चुप हो गई और उदास नजरों से इसकी तरफ देखने लगी। हंसला बोला, तुम्हारा दिल क्या कहता है जो मेरा दिल नहीं कहता? खुलकर बात करो, मुझे बात समझ नहीं आई। वो सब आकर बोली, आपने कभी ये नहीं कहा कि आई लव यू, कभी ये नहीं कहा कि हम एक हो जाएं। मेरा दिल ये अल्फाज सुनने को तरस गया है। अगर एक दफा कह दे तो मैं तमाम उम्र आपकी बनकर गुजार दूंगी। हंजला, मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की है, आपको पूजा है, मैं चाहती हूँ हमेशा आपके कदमों में रहूं। उसने जब बोलना शुरू किया तो बोलती गई। उसने तेजी से सब कुछ चंद सांसों में कह दिया। हंजला गुमसुम उसकी बातें सुनता रहा। वो इस किस्म की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे रंज हुआ। वो खुद को मुजरिम समझते हुए सोचने लगा कि बेचारी किस बेताबी से ये अल्फाज सुनने की मुंतजिर है और न जाने कब से और किस मोहब्बत से उम्र भर का साथ दे रही है और मांग रही है। कुछ लम्हों तक इन सोचों में डूब रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। फिर सोचकर बोलने लगा, निगाह, तुम बहुत प्यारी हो, इस बात में कोई शक नहीं कि मुझे तुम्हारे गुर्ब में गुजारे जाने वाला वक्त बहुत अजीज है। मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम शायद गौर ना किया हो, मैं पहले भी इस बात का कई मर्तबा इजहार कर चुका हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके चुप हुआ तो निगत चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर हम एक क्यों नहीं हो जाते? क्या तुम हमेशा के लिए एक होकर हम सफर नहीं बन सकते? इसके सवाल पर हंजला सटपटा सा गया। ये हकीकत थी कि इसके कुर्ब में खुश रहने के बावजूद वो उससे ये बात कभी ना कह सका और ना कोई इशारा दिया। वो चुप रहा और उसको चुप देखकर वो बोली, मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मेरी कान ऐसी बातें सुने। बहरहाल दिल में खलश थी जो बहुत अरसे से तंग कर रही थी और मैं सोचती थी आपके करीब भी आकर ये बात कहूँ, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। आपसे दिल की कोई बात छुपाऊं। आप नाराज तो नहीं हुए क्योंकि मैंने सब कुछ आपको कह दिया? एक लंबे सकूत के बाद हंजला ने कुछ सोचकर कहना शुरू किया, निगत, मुझे इंतहाई अफसोस है,
तुम्हें दुख पहुंचा, मैं माजरत हुआ हूँ। ये वाकई सच है कि तुम्हें कभी हम सफर बनाने का ना कह सका, और ये इससे भी बड़ा सच है कि मैं तुम्हारे को बहुत कीमती और अच्छा समझता हूँ, जो मुझे इंतहाई अजीज है। हम अच्छे दोस्त हैं, हम इंशाल्लाह हमेशा तक रहेंगे। जहां तक हम सफर बनने का ख्याल है तो मेरे जहन में कई दफा इस किस्म के ख्यालात आए, लेकिन हकीकत गालिब आ जाती है। वो ये कि मैं जिस जिला से ताल्लुक रखता हूँ वहां के पठान गैर फैमिली में हरगिज शादी नहीं करते, और फिर अगर ऐसा हो जाए तो खानदान नाराज हो जाता है। और इससे बढ़कर ये हमारे शहर में औरतें सफेद टोपी यानी ये शटल काक किस्म का बुर्का ओढ़ती हैं और पर्दे की सख्ती होती है। तुम जो इस माहौल में रहती हो वहां पर चार दीवारी में बिल्कुल बंद रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। उसने मजीद कहा, हमारे घरों में औरतें रेडियो और टेप रिकॉर्डर पर गाने नहीं सुन सकती। शादियों में औरतें और मर्द अलहदा होते हैं। अगर कभी किसी को काम करने के लिए घर की छत पर चढ़ना हो तो पहले तमाम करीबी घरों में इत्तला दी जाती है और फिर कई मर्तबा बुलंद आवाज में पर्दा करने का ऐलान किया जाता है। जब तमाम करीबी घरों की औरतें कमरे में छुप जाती हैं तो कोई मर्द चढ़ता है छत पर। हमारी और तुम्हारी तहजीब में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए मैं तुम्हें ये बात ना बता सका। वो भी बात कर रहा था कि पीरियड खत्म होने की घंटी बजी। उन दोनों ने सुनी। हंसला ने कहा, बैठो, पीरियड में जाने की जरूरत नहीं। निगत बोली, मैं कौन सा जा रही हूँ। बहरहाल आपको भी मालूम होगा औरत कहीं भी सख्त हालात का मुकाबला कर सकती है। अगर आपका साथ होगा तो मुझे हर किस्म के हालात मंजूर और कबूल हैं। हंसला ने उसे समझाते हुए कहा, ये जज्बाती फैसले हैं, इस मौजूद पर ठंडे दिलो दिमाग से बात होगी। उसकी बात पर वो चुप हो गई। वो जितनी जज्बाती हो रही थी हंसला नहीं हो रहा था। वो भी इस मौजूद को किसी वक्त पर टालते हुए बोली, मुझे इस बात की खुशी है कि आपके दिल में ये ख्याल आया तो सही। फिर दूसरी बात ये कि आप जो भी कहें, जो भी सोचें, मुझे जो वक्त देते हैं और प्यार देते हैं, ये भी मेरे लिए किसी कीमती सरमाए से कम नहीं। और हाँ, जो आपसे जरूरी बात करना थी वो ये कि अब मुलाकात कहाँ किया करेंगे, इसके मुतालिक कुछ सोचा? हंसला ने कहा, जरूर सोचा, किसी पार्क में बैठा करें या फिर किसी बड़े होटल की टेबल पर। निगत बोली, पार्क या होटल की टेबल से बेहतर तो कॉलेज लॉन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का बैठना गवारा नहीं। मैं तुम्हारे खूबसूरत जिस्म के साथ चिपक कर बैठना चाहती हूँ, ऐसी जगह जहाँ हम तन्हा हों, हमारी तन्हाई में कोई मखल ना हो, बस आप हो और फिर मैं, हमें घंटों गुजरने का इल्म ना हो। हंसला ने सोचते हुए कहा, इसके मुतालिक तो सोचा जा सकता है। पहले जैसी जगह तो हरगिज नहीं, अब इसे मुनासिब जगह की तलाश करनी होगी। मैं कोशिश करूंगा इस मसला का हल जरूर निकल आए। बातें करते हुए हंसला ने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बजने वाले थे। उसे याद आया कि इजाज ने उस वक्त तक वापस आकर इसे अपना मसला जेरे बहस लाना था। उसने वक्त पर आने की ताकीद की थी। उसने निगत से अगले दिन मुलाकात का कहकर इजाजत मांगी और तेज कदमों से हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। जब हंसला कमरे में पहुंचा तो इजाज उसका मुंतजिर था। इसके कमरे में दाखिल होते हुए बोला, मैं अभी अभी पहुंचा हूँ, अच्छा हुआ तुम्हारा इंतजार नहीं करना पड़ा, तुम सही वक्त पर आ गए हो। हंसला ने कहा, क्या खबर है? इजाज ने बताया, खबर ये है कि असद आज पहुंच रहा है। मेरी इंस्पेक्टर से बात भी हो गई है। हमने मकतूल जिसको असद ने मारा था उसके घर वालों से बात कर ली है। आज इंशाल्लाह असद का किस्सा तमाम हो जाएगा। हंसला सोचते हुए बोला, इंस्पेक्टर से बात तो समझ आती है, मगर उस मकतूल के घर वालों से बात करने की क्या जरूरत थी? खामखा बाहर बात निकलेगी तो शायद हमाद और असद तक भी पहुंच जाए। इजाज ने उसे तफसील बताना शुरू की। मेरा उनसे बात करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर जब मैंने अपने कजन हामिद का SHO से बात की तो वो मजीद 2 दिन सोचने पर बोला, ये इंस्पेक्टर आजकल मॉडल टाउन में लगा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि मकतूल की पार्टी कैसी है। उसने बताया कि काफी अमीर और असर वसूख वाली है, तो उसने कहा चलो उनसे डील करते हैं। फिर हम मकतूल के वालिद के पास गए। हामिद ने उसे साफ साफ बात की कि वो उसके बेटे के कातिल को अगर जिंदा गिरफ्तार करे तो शायद अदालत से बच जाए और अदालतों की खवारी जलालत और अखराजात भी नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए अगर वो चाहें तो असद को कत्ल कर दे तो इसका क्या इनाम देंगे? उन लोगों ने हामिद बाक्सर इंस्पेक्टर से वादा किया और कहा असद को कत्ल करने पर हमीद को 20 लाख रुपए देंगे।
हामिद ने उनसे वादा किया कि वो असद को सिर्फ मुर्दा हालत में गिरफ्तार करेगा और मजे की बात यह है कि दोनों में ये बात हल्फन तय हुई। उन्होंने 1 लाख रुपए टोकन मनी के तौर पर हामिद को दिए। अब हामिद ने असद के मुतवक्का ठिकानों के इर्द गिर्द अपने बाएतमाद शादी फैला दी और अपना एक बंदा उसके मिनिस्टर की निगरानी पर लगा दिया। ये काम तो तमाम हो गया। अभी सबसे बड़ा काम यह है कि हामिद बाक्सर इंस्पेक्टर हमाद के टेलीफोन से मुतल्लिका एक्सचेंज के ऑपरेटर के पास गया। अगर वो एतमाद में आ गया तो हमाद के टेलीफोन पर होने वाली तमाम बातें हामिद को बताता रहेगा और यूं असद की नकलो हमल का पता चलता रहेगा। फिर वो लोग किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। हंजला बोला, तुमने कल से इस प्रोग्राम पर अमल शुरू किया है और आज तकरीबन सारे इंतजामात कर लिए हैं। मेरा दिमाग कहता है कि कहीं खला ना रह जाए। वैसे एक दिन मैं हामिद बाक्सर और इंस्पेक्टर से बात करना चाहता हूँ, फिर अपने बंदों को फैलाना। ये सारा काम इतनी जल्दी में कहीं कच्चा ना हो जाए। इजाज ने कहा, इंस्पेक्टर हामिद से तो काफी अर्सा पहले बात हो चुकी थी। वो खुश है कि वो एक मफलूक को मारकर उसको सरकारी इनाम मिलेगा और उसकी सर्विस में भी लिखा जाएगा। और दूसरा ये कि वो मेरा कजन है, मेरा दुश्मन, उसका दुश्मन। मेरे वाले साहब अक्सर उसकी पसंद की जगह पर तैनात कराते हैं, जिसकी वजह से वो एहसानमंद है। और मजीद ये कि उसने इन 2 फायदों के अलावा अपनी पैदागिरी भी निकाल ली है। मकतूल पार्टी से भी मिठाई लेकर चंद लाख रुपए ले लेगा। यार, ये पुलिस वाले बड़े पैदागीर होते हैं। ये काम भी खुद कर सकता था, मगर हामिद की जिद है कि वो ये काम करेगा, वरना मेरे पास बंदों की कमी नहीं। अभी वो यही बात कर रहे थे कि चौकीदार ने आकर बताया इजाज का टेलीफोन है। इजाज फोन सुनने गया और कुछ देर बाद वापस आया तो उसने बताया कि हमीद ने टेलीफोन ऑपरेटर के जरिए मुखबी का इरादा तर्क कर दिया है, क्योंकि इस तरह मंसूबे के राज फाश होने का खतरा है। इजाज ने कुछ सोचते हुए कहा, हामिद बॉक्सर इंस्पेक्टर का और मेरा अपना ख्याल है कि असद के मारे जाने तक मुझे किसी नई जगह रहना चाहिए, क्योंकि मुखबर के मुताबिक वो मुझे ढूंढने की जरूर कोशिश करेगा और ऐसा ना हो कि वो पहले वार कर जाए। हंजला ने इजाज की बात से कायल होते हुए कहा कि मेरे जहन के मुताबिक तुम दोनों का ख्याल 100% दुरुस्त है। और ये बताओ, इंस्पेक्टर काम मुकम्मल कर सकेगा? कहीं ऐसा न हो गफलत या सुस्ती कर जाए। अगर असद निकल गया तो बेहद मोहतात हो जाएगा। इजाज ने बताया, हामिद बाक्सर इंस्पेक्टर के साथ इस मंसूबा पर काम करने में दोनों मेरे जाती मुलाजिम भी शामिल हैं। मुखबी वाला काम सिर्फ उन्हीं के जिम्मे है। इसके अलावा हामिद के बाअतमाद पुलिस वाले भी मौजूद हैं, जो कि ऐसे काम पहले भी कर चुके हैं। हंजला ने पूछा, ये तो बेहतर है, मगर अब तुम कहाँ जाओगे? क्योंकि कोठी में रहना मुनासिब नहीं है। इजाज ने कहा, गांव बहुत दूर है, वहां जाना ठीक नहीं और कोठी का ठिकाना असद को मालूम है। अलबत्ता किसी दोस्त के यहाँ ठहर सकता हूँ, मगर वहां मैं बोर हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने एक और बंदोबस्त किया है। वो क्या? हंजला ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। इजाज ने जवाब दिया, इसका इंतजाम भी बहुत खूबसूरत अंदाज में हो गया है। मैं इन इंतजार के लम्हों को भी रंगीन बनाऊंगा। तुम अंदाजा लगाओ कि मैंने क्या किया है। हंजला ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन तुमने कोई दूर की सोची होगी, रंगबलियां मनाने का प्रोग्राम बनाया होगा। इजाज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा ठीक है। मैंने शहर के सबसे बड़े होटल में 2 कमरे बुक करा लिए हैं, एक अपने और नबीला के लिए, जबकि दूसरा तुम्हारे और निगहत के लिए। मेरी तो नबीला के साथ बात हो चुकी है। रात तक वो मेरे पास रहेगी और कल सुबह फिर सवेरे आ जाएगी। रात वो अपने घर में रहेगी। तुम भी निगहत से बात कर लो। हंजला ने कहा, यार ये तो सब ठीक है, मगर मुझे जरा अच्छा नहीं लगता। निगहत के इतना करीब रहकर मैं खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और तकलीफ दे भी। इसलिए तुम मुझे बख्शो और खुद जाओ, मैं ठीक हूँ। इजाज बोला, तुम भी अजीब अहमक हो। खुद पर कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? जिंदगी के मजे लो, यही तो जिंदगी है। और वैसे तुम्हें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो इसलिए कि तुम मेरे करीब रहते हो, इस वजह से मुझ तक पहुँचने के लिए असद तुम्हारा रास्ता इख्तियार कर सकता है। अगर मैं उसको ना मिला, या तो वो गन पॉइंट पर तुमसे मेरा पता पूछेगा या फिर झंझलाहट में तुम्हें भी निशाना बना सकता है। इसीलिए तुम जरूर जाओगे। हंजला ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, इतनी दूर की सोचने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पर ठीक हूँ। और हाँ, तुमने नबीला को ये तो नहीं बताया कि तुम यहाँ क्यों ठहरे हो? इजाज ने कहा, नबीला को असल वजह नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया है कि खूब मजे और उसका कुर्ब लेने की जरूरत है।
इसके अलावा मैंने उसको कुछ नहीं बताया। तुम ये बातें छोड़ो और ये बताओ कि निगत घर चली गई होगी या अभी कॉलेज में होगी। हंजला हथियार डालते हुए बोला, जब मैं हॉस्टल की तरफ चला था तो वो अभी खड़ी थी। इजाज ने पूछा, आज उसके पास गाड़ी थी या उसको लेना पड़ेगी? हंजला ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में उसके पास आजकल हर वक्त गाड़ी मौजूद होती है। इजाज ने कहा, और उसको फोन करके 1 घंटे बाद पीसी होटल में कमरा नंबर 318 में आने का कहो। देखो कोई गड़बड़ ना हो, उसको जरूर बुलाना है। अगर तुमने ना बुलाया तो मैं खुद फोन करूंगा। वैसे तुम शम्मा हो और वो परवाना, फिर वो कैसे नहीं आएगी। अच्छा अब जल्दी जाओ। हंजला फोन करने चला गया। उसने निगत का फोन मिलाया तो फोन उसी ने उठाया। जब हंजला ने उसे बताया कि वो शाम तक इसके साथ होटल के कमरे में रहेगा तो वो बहुत खुश हुई। निगत ने 1 घंटा बाद पहुंचने का कहा। वो फोन बंद करके वापस कमरे में आ गया। उस वक्त इजाज एक छोटे से बैग में अपने कपड़े रख चुका था। हंजला ने बैग को देकर पूछा, कितने दिन रहने का इरादा है जो यूं बैग लेकर जा रहे हो? इजाज ने बताया, 1-2 दिन लग सकते हैं। तुम भी एहतियातन 2 सूट ले लो। हंजला ने भी उसी बैग में अपना सामान रख लिया। फिर कमरे से निकलकर हॉस्टल गेट तक बाहर आए। जब गेट से बाहर आए तो हंजला ने पूछा, यार तुम्हारी गाड़ी नजर नहीं आ रही, क्या वर्कशॉप के लिए छोड़ तो नहीं आए? इजाज ने उसको बताया कि उसने किसी दोस्त के साथ गाड़ी बदल ली है, क्योंकि उसकी गाड़ी की पहचान असद और हमाद को अच्छी तरह है। वो गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ चल पड़े। जब होटल पहुंचे तो पार्किंग एरिया में नबीला की गाड़ी नजर आई। हंजला ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो तुम्हारी चीटी पहुंच भी चुकी है। इजाज ने कहका लगाते हुए कहा, यार तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो वाकई ही चीटी है। जब उसको टाइम दिया जाए तो वो हमेशा मुझसे पहले ही पहुंचती है। मैंने जिंदगी में कई लड़कियां देखी हैं, मगर ये इतनी बेबाक है कि उसको चीटी ही कहना चाहिए। ये बातें करते हुए होटल के इस्तकबालिया से चाबी लेकर जरा आगे पहुंचे तो सामने दाएं तरफ सोफे पर नबीला नजर आई। उसने गहरे रंग का स्याह जाली का सूट पहना हुआ था। उसके बाजू जालीदार होने की वजह से उसके सफेद जिस्म की रंगत दिखा रहे थे। अलबत्ता बाकी जिस्म पर लिबास के नीचे बुनियान नुमा चीज पहनने का तकल्लुफ किया गया था। उसने मेकअप भी खूब किया हुआ था। जब वो उसके करीब गए तो वो एक दूसरे को हेलो कहकर बुलाया। वो भी वहीं सोफे पर बैठ गया। इजाज ने नबीला पर सरापा नजर दौड़ाते हुए कहा, भाई आज तो तुम चौदहवीं का चांद लग रही हो, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। नबीला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बको मत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मक्खन लगाना तुम्हारी आदत है। पहले ये बताओ कि इतनी देर से क्यों आए हो? मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मैं आई हुई हूँ। इजाज ने मसनूई माजरत से कहा, वो जरा देर हो गई, असल में हंजला ने निगत को फोन करने में देर कर दी, वो भी आ रही है। ये कहकर इजाज ने हंजला की तरफ इशारा किया, जिस पर हंजला शर्माकर रह गया। नबीला ने मैनी खेज नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो जनाब भी अपने दोस्त की डगर पर चल पड़े हैं। फिर वो इजाज से मुखातिब होकर बोली, चलो चाय पी लें, मुझे तलब हो रही है। फिर वो डाइनिंग हॉल में चले गए, गपशप करने लगे। उन्होंने चाय खत्म की ही होगी कि निगत पहुंच गई। उसने भी खूबसूरत लिबास जेब तन किया हुआ था, मगर वो नबीला जितनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। उसको चाय की ऑफर की गई, मगर उसने इनकार कर दिया। उसने बताया कि गाड़ी खराब होने की वजह से टैक्सी में आई है। थोड़ी देर गपशप के बाद वो ऊपर कमरों की तरफ चल पड़े। जब वो रूम नंबर 317 पर पहुंचे तो इजाज ने जेब से एक चाबी निकालकर कमरे के लॉक में लगाई, जबकि दूसरी चाबी हंजला के हवाले करते हुए कहा, अगला कमरा तुम्हारा है, अब शाम को मुलाकात होगी। हंजला और निगत उसे चाबी लेकर कमरे में दाखिल हो गए। एक बहुत बड़े होटल का कमरा होने की वजह से काफी अच्छी सजावट थी, जिससे माहौल बड़ा रोमांटिक बना हुआ था। वो एक तरफ सोफों पर बैठ गया। निगत ने हैरान होते हुए कहा, क्या वजह है आपने ये अचानक प्रोग्राम बना लिया? यकीनन प्रोग्राम इजाज और नबीला की मुलाकात की वजह से बना है, वरना आप तो मुलाकात के मामले में बहुत ही सुस्त रहते हैं। हंजला ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है। ये सारा इंतजाम इजाज ने ही किया है, मुझे तो सिर्फ 1 घंटा पहले ही बता दिया गया। चलो छोड़ो, आइंदा हम लोग अपने तौर पर इसी तरह का मुलाकात प्रोग्राम बनाएंगे। कुछ देर बातें होती नहीं, बातें करते हुए निगत खिसक कर हंसला के करीब आ गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर रखते हुए बोली, कितना खूबसूरत साथ है आपका। मैं एक बात कई दिनों से आपसे कहना चाह रही थी, लेकिन कह ना सकी। आज कह रही हूँ, पूरे गौर से मेरी बात सुनना, मेरा एतबार करना। आप अगर मुझे अपना ना सके तो मुझसे ताल्लुक दोस्ती हमेशा रखना। और एक बात कहूँ, आप मानेंगे,
हंजला ने कहा, कहो, इंशाल्लाह जरूर मानूंगा। निगत ने दोबारा कहा, वादा करें कि जरूर मानेंगे, इनकार नहीं करेंगे। वादा, हंजला ने कहा। निगत बोली, अगर किसी मजबूरी की वजह से मेरी किसी और जगह शादी हो जाए तो मैं चाहती हूँ आपकी दोस्ती और मेरी मोहब्बत की निशानी मेरे पास हो। वो थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, वो निशानी आप मुझे मेरी पहली औलाद की सूरत में दें, ये मेरी शदीद ख्वाहिश है और आपने मेरी बात मानने का वादा किया हुआ है, मानेंगे ना? हंजला उसकी बात सुनकर सकते में आ गया। उसको निगत की तरफ से हरगिज ऐसी बात की तवक्का नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि निगत ने ये कैसी बात कह दी और कितनी बेशर्मी से कह दी। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि निगत उसकी नजरों में झांक रही थी और उसको चुप देखकर बोली, चुप क्यों हो गए हैं? आपने तो वादा किया था कि आप मेरी बात मानेंगे। हंजला किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, ये बात तुम्हारे जहन में आई कैसे? बड़ी अजीब सी बात नहीं है? निगत ने कहा, आप मेरी हर बात को दलील से टाल देते हैं। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, बस मेरे दिल में जो आएगा करूंगी, आप मेरा साथ दें। हंजला ने कहा, यानी तुम्हारा निकाह किसी और से होगा और बच्चा मेरा होगा, उसका वालिद कोई और लिखा जाएगा? नहीं निगत, मेरा दिल इस बात से घबराता है। इंसान गलतियां करता है, मगर वो दीदा नास्ता सोची समझी गलती बहुत अजीब बात नहीं? बस छोड़ो, तुम कभी कभी बहुत बेतुकी बातें करती हो, ये भी भला कोई करने वाली बात है? निगत अफसुर्दगी के आलम में उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसको मायूसी हो रही थी कि उसके जज्बात को ठुकराया जा रहा है। वो खामोश रही, जैसे नाराज होकर बात ना करना चाहती हो। उन दोनों के दरमियान जब खामोशी का माहौल तूल पड़ करने लगा तो हंजला सकूत तोड़ते हुए बोला, निगत मेरी जान, देखो तुम हो, मैं हूँ और माहौल कितना अच्छा है, प्लीज नाराज ना होना। मैं जो तुम्हारे पास हूँ फिर क्यों परेशान होती हो? तुम्हारे प्यार की निशानी तुम्हें चाहिए तो हमारे कुर्ब के लम्हात की यादें हैं। मैं कौन सा तुमसे दूर जा रहा हूँ? ऐसी लफ्जिश मुझसे नहीं हो सकेगी कि एक चलता फिरता गुनाह हमारे सामने घूमता रहे। तुम छोड़ो इन बातों को, अपनी और मेरी बात करो। निगत बादस्तूर चुप रही, फिर कुछ देर बाद बोली तो उसके लहजे में कर्ब था। वो कहने लगी, निगत कुछ देर बाद बोली तो उसके लहजे में कर्ब था। वो कहने लगी, इतना सा भी हक नहीं है आप पर, बस आपका साथ चाहिए मुझे। मेरे भी कुछ जज्बात हैं, मेरा भी दिल है। वो बातें करती गई और उसकी आवाज रूहानी सी होती गई। वो अपने आप को शिकस्त खुर्दा समझने लगी। हंजला को उस पर बहुत तरस आया। निगत की रुखसारों पर आंसुओं की लड़ी रवां हो गई, मगर हंजला समझ ना सका कि उसको तरस क्यों आ रहा है। क्या ये तरस है या मोहब्बत? उसने निगत के चेहरे से आंसू पूछे और उसे पकड़कर खड़ा किया और कहने लगा, तुम ऐसे खामखा क्यों रोती हो? देखो मुझे भी परेशानी होने लगी है, क्या वजह है? हंजला ने उसके बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत की और गैर इरादी तौर पर हल्का सा अपनी तरफ खींचा तो उसकी तरफ खींचती चली आई। जब वो हंजला के सीने से लगी तो उसको एक सुरूर सा महसूस हुआ। वो उसको अपने सीने से लगाए दिलासा देने लगा और निगत उसके सीने पर सर रखकर उसकी कमर की गिर्द बाजुओं का दायरा बनाकर खड़ी रही। वो पहले बहुत सारी सिसकियां भरने लगी ताकि उसको और ज्यादा करीब जाने का मौका मिल सके। हंजला उसको अपनी बाहों में समाये बातें करता रहा। वो इसके सीने पर अपना चेहरा मुसलसल मसल कर सिसकती जा रही थी। वो दोनों काफी देर गुजर जाने के बावजूद इसी तरह खड़े रहे। हंजला उसकी पुश्त पर हाथ फेरने लगा। उनको पता ना चला कि वो किस तरह बहकते जा रहे हैं। हंजला की सांसें तेज होने लगी। निगत कहने लगी, हंजला आप मुझे अपना लें, मैं ये खूबसूरत जिस्म और दिल हमेशा के लिए हासिल करना चाहती हूँ। मेरा पहला और आखिरी प्यार आप हैं। हंजला महसूस कर रहा था कि वो बहकता जा रहा है, मगर इतने सुरूर में था कि खुद ब खुद फिसलता जा रहा था। दाफतन उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। वो संभल गए। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो इजाज खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। हंजला ने पूछा, खैर तो है, क्या बात है? इजाज ने परेशानी के आलम में कहा, यार वो नबीला ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है और बड़ी बेतुकी हरकतें कर रही है। मैं जरा उसको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो ज्यादा नशे में है। तुम आओ और निगत को भी साथ लेते आओ, हो सकता है वो लड़की होने के नाते उसकी मदद कर सके। हंजला ने कमरे में आकर निगत को बताया और जल्दी से इजाज के पीछे उसके कमरे में गया।
वहां देखा तो नबीला बेड के कोने पर बैठी रो रही थी और अपने घुटनों में सर दिए सिसकियां ले रही थी। उनके आने की आहट पाकर उसने सर उठाया, निगत और हंजला की तरफ देखकर हकारत से बोली, ले लिए तुम लोगों ने मजे, अयाशी कर चुकी हूँ मैं भी, और अब घर जब जाऊंगी तो इज्जतदार बनकर जाऊंगी। लोग हमें इज्जतदार कहते हैं, पता नहीं कैसे लोग इज्जतदार होते हैं। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और नजरें नशीली हो रही थी। फिर उसने तंज का एक कहका लगाया और हंजला की तरफ इशारा करके कहने लगी, तुम शरीफ और खूबसूरत थे, तुम भी हमारी तरह गंदे हो गए हो। इस गंद के करीब जो भी आता है गंदा हो जाता है। तुम पर क्लास की लड़कियां मरती थी मगर निगत डोरे डालने में कामयाब हो गई। अब ये मोहब्बत के झूठे दावे करती होगी मगर सब बकवास है। हर एक को दूसरे का जिस्म चाहिए होता है, जिस्म की भूख होती है और ये जिस्म की भूख मिटाने के लिए बातें सारी होती हैं। कोई मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ जिस्म को चाहा जाता है। नबीला बोलती जा रही थी और वो लोग उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहे थे। जब उसने निगत की बात की तो वो शर्मिंदगी के बायस मुंह छुपाने लगी। नबीला टहल रही थी, उसको जरा एहसास नहीं था कि वो क्या कर रही है। इजाज ने उसको समझाने के अंदाज में कहा, नबीला समझो और कंट्रोल करो खुद पर, क्या ऑल फॉल बकती जा रही हो, क्या परेशानी है तुम्हें। अब नबीला को चुप सी लग गई और वो खामोश हो गई और खाली नजरों से एक दूसरे की तरफ देखकर बैठ गई। हंजला उसकी हालत देखकर परेशान हो गया और इजाज से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या बात है इजाज, इसने क्या ज्यादा पी ली है, वो क्यों इस तरह की बातें करती है। इजाज ने कहा, मैंने बताया ना कि आज उसने कुछ ज्यादा पी ली है, मगर समझ में नहीं आता इतनी पी नहीं जितनी ज्यादा ये बहक गई है। चलो अब कुछ संभल गई है, कुछ देर तक ठीक हो जाएगी। तुम लोग भी जाकर जो है वो आराम करो। अगर मुझे पता होता कि ये इतनी जल्दी नॉर्मल हो जाएगी तो मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब ना करता, सॉरी। इजाज के कहने पर हंजला और निगत चलकर अपने कमरे में आ गए। नबीला तो नॉर्मल हो गई थी मगर हंजला नॉर्मल नहीं हो सका। नबीला का ये फिक्रा, तुम शरीफ और खूबसूरत थे मगर तुम भी हमारी तरह गंदे हो गए। इस गंद के करीब जो भी आता है गंद हो जाता है। उसके जहन में ये चुभ कर रह गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि गंद क्या है। नबीला ने किस चीज को गंद का नाम दिया है। लड़कियां, कॉलेज, होटल या इसके इर्द गिर्द का माहौल। वो इस दिन जलाहट में था। निगत ने उसको मुखातिब किया, आप कहाँ खो गए हैं? क्या आप नबीला के मुतालिक तो नहीं सोच रहे? वो तो बहुत बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैंने सुना और आपने भी देख लिया कि इंसान पीकर फजूल बातें करने लगता है। हंजला ने उसकी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा, तुमने जो सुना ठीक सुना और देख भी लिया। मैंने जो सुना था कि इंसान को बहुत ज्यादा चढ़ जाए तो वो सच कहता है। उसके दिल में जो कुछ होता है बाहर आ जाता है। नबीला के दिल में भी जो कुछ था वो उसने सब बाहर निकाल दिया। निगत ने सोफे पर पहलू बदलते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं कि नबीला ने सच कहा? वो तो पागल हो रही है। आप उसकी बात को सच कह रहे हैं? उसने ये कहकर कि मैंने आपसे मोहब्बत के झूठे वादे किए होंगे मेरी इंसल्ट की है। वो नशे में थी जो मैंने उसकी बात सुन ली। अगर वो होश हवास में होती तो मैं ये बात करती तो उसका मुंह नोच लेती। वो औरों के दिल को भी अपने जैसा समझती है। उसने जो कहा सो कहा, मगर आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो चुप हो गई और इसकी बात सुनकर हंजला ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफाक किया और इसको दिलासा देते हुए बोला, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था जो तुमने समझ लिया। मैं भी यही कह रहा था कि इंसान के दिल में जो कुछ था वो उसने सच्चाई में बयान कर दिया। मैं उसके ठीक या गलत होने की बात नहीं कर रहा। हंजला ने निगत के बिगड़ते हुए मूड का अंदाजा करके बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। वो भी इस बात की कायल होते हुए बोली, हाँ उसके दिल की बात है तो किसी हद तक मामला ठीक ही लगता है, क्योंकि वो खुद जिस्म की पुजारी है और कई दफा आपको और मेरी तरफ मुतवज्जा करने की नाकाम कोशिश कर चुकी है और वो रकाबत में मुझसे जल कर सच उसकी जुबान पर आज आ ही गया। वो हंजला को संजीदा देखकर घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, अब मुझे घर जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। हंजला ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, इतनी देर तो नहीं हुई, अभी तो तुम्हें आए हुए सिर्फ 2.5 घंटे हुए हैं, चली जाना शाम के बाद। निगत ने इनकार करते हुए कहा, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। आपने कहा तो मैं दौड़ी चली आई। आपके कुर्ब के लम्हात में गंवाना नहीं चाहती थी।
اب مجھے جانا ہوگا، پھر ملاقات ہوگی، میں صرف گھنٹے کا کہہ کر آئی تھی، مگر اب تو جاتے جاتے 3 گھنٹے ہو جائیں گے، آپ مجھے اجازت دیں، نبیلہ تو سنبھلنے میں کافی وقت لے گی، میں ہوٹل کے باہر سے ٹیکسی لے لوں گی۔ حنزلہ بولا، تم تو اچانک تیار ہو گئی، کچھ اور دن انتظار کر لو، نبیلہ کے ساتھ چلی جانا، تمہیں جلدی ہو تو میں چھوڑ آتا ہوں۔ نگہت تیزی سے بولی، تکلفات کی ضرورت نہیں، یہاں ٹیکسیاں ہر وقت مل جاتی ہیں، مجھے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ حنزلہ سمجھ گیا کہ وہ نبیلہ سے کافی ناراض ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، پھر اس کو سمجھاتے ہوئے بولا، تم مجھ سے ناراض ہو اس لیے اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ نگہت نے سچائی سے کہا، ہاں، اس سے میں بات نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے اجازت دیں، میں چلی جاؤں گی۔ حنزلہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے اس کو اجازت دیتے ہوئے بولا، تم جاؤ، مگر صبح کالج کی بجائے ادھر ہی آنا، بلکہ صبح سویرے تمہیں فون کر لوں گا۔ نگہت نے مسکراہٹ سے اس کی آفر کا جواب دیا اور پھر وہ جب کمرے سے نکلنے لگی تو اس کے گلے کا ہار بن گئی اور اس کے چہرے کو اپنی طرف کھینچ کر اس کی آنکھوں کے بوسے لینے لگی۔ چند لمحوں تک اسی طرح اس سے لپٹی رہی، مگر حنزلہ بالکل سرد رہا۔ پھر وہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر ہوٹل گیٹ تک آ گئے۔ باہر مال روڈ تک پہنچتے پہنچتے انہیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ نگہت نے اس کو خداحافظ کہا اور ٹیکسی میں سوار ہو کر چلی گئی اور حنزلہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ حنزلہ آج ڈپریشن محسوس کرنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ نگہت سے جدا ہونے کو محسوس کرتا تھا، مگر آج جب وہ رخصت ہوئی تو اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے۔ حنزلہ سوچنے لگا کہ یہ وہ ایسا محسوس کیوں کر رہا ہے، اور وہ بیڈ پر نیند دراز ہو کر سوچنے لگا، اپنے ذہن اور کیفیت کا تجزیہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ وہ نبیلہ کی باتیں سن کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ نگہت کی موجودگی میں بھی یہ باتیں اس کے ذہن میں چبھ رہی تھی، مگر یکسوئی سے ان کے متعلق نہ سوچ سکا۔ اب بات اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بدستور بستر پر پڑا رہا، مگر اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ نبیلہ کی باتیں ذہن میں کئی سوال ابھارنے لگی، وہ جواب ڈھونڈنے لگا اور پھر پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ حنزلہ کی آنکھ تب کھلی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اجاز تھا۔ اجاز نے کہا، نبیلہ اب بالکل ٹھیک ہے اور گھر جانے لگی ہے، تم نگہت سے کہو کہ وہ تیار ہو جائے۔ حنزلہ نے بتایا، وہ تو گھر چلی گئی ہے۔ اجاز نے حیرانی سے کہا، کیسے؟ وہ تو گاڑی کے بغیر آئی تھی اور میری گاڑی کی چابی بھی میرے پاس ہے، اور وہ کیسے اور کیوں؟ حنزلہ نے سیدھی بات کرتے ہوئے کہا،